बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ चारों एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का कि जिन्होंने वक़्त निकाला और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। यूबीएल फंड्स से हमारे साथ हैं ज़ीशान कुद्दूस, एनआईटी से वसीम अकरम साहब, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से मोहम्मद शुएब साहब और एनबीपी फंड से हमारे साथ हैं सज्जाद अनवर साहब। इसी तरह हम शुक्रगुज़ार हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिनकी गाइडेंस और मुसलसल ताउन हमें हासिल है। हम तमाम ट्रैक होल्डर्स के भी शुक्रगुज़ार हैं कि जो यहाँ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तमाम हाज़रीन के भी शुक्रगुज़ार हैं और आखिर में पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो हमारे कॉलीग्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की अरेंजमेंट वगैरह की है, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। तो आगाज़ करते हैं एक जनरल प्रेजेंटेशन से अबाउट ईटीएफ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अ, ये तो हमारा ये प्रोग्राम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो रिसेंटली लॉन्च हुए थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मार्च 2000 मार्च 2020 इसी साल में। तो अ, किस तरीके से इस वेबिनार की अरेंजमेंट रहेगी कि जनरली हम बात करेंगे ईटीएफ्स के बारे में। उसके बाद चारों जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वो अपने-अपने ईटीएफ के बारे में बात करेंगी, बताएँगी कि ईटीएफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फ्लोर को ओपन करेंगे क्वेश्चन और आंसर के लिए तमाम जो हाज़रीन हैं उनसे। तो इससे पहले भी हम कई मर्तबा ये प्रेज़ेंटेशंस, वेबिनार्स वग़ैरह कर चुके हैं। हमारी कोशिश होती है कि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको बताएँ कि दुनिया भर में ईटीएफ्स की क्या सी सूरत-ए-हाल है। और इसका मकसद ये है कि हम इस प्रोडक्ट्स की अहमियत को जान सकें कि अगर दुनिया में इतनी कामयाब हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक में चल रही है और आ रही है, तो यकीनन इसके कुछ फ़वाइद होंगे और वो फ़वाइद हैं, उस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये वाली प्रेज़ेंटेशन मैंने 2 साल पहले भी तकरीबन दी थी और इसको अभी आज आज की डेट में इसको अपडेट किया है। तो गूगल पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। 1990 में टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पे एक पार्टिसिपेशन यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए। 1993 में यूएस में आया। उसके बाद आज की सूरत हाल ये है कि 51 कंट्रीज़ में 8669 ईटीएफ्स मौजूद हैं और जब हमने काम शुरू किया था तो 47 कंट्रीज़ थे। तो हमारा था कि हम 48 में हो जाएँगे। ग्लोबल एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ईटीएफ का साइज़ है, वो तकरीबन 7.3 ट्रिलियन है। 12 ममालिक मिला के 90% ऑफ ग्लोबल एयूएम बनता है उनका। तो ये आज से 2 साल पहले ये तकरीबन 6 ममालिक थे, तो ये अब इनकी एक्सपेंशन है। यूनाइटेड स्टेट्स में 2408 ईटीएफ, 5 ट्रिलियन एयूएम, आयरलैंड में 957, 464 बिलियन, जापान 214, ये आप देख सकते हैं। चाइना में 352 ईटीएफ्स हैं और 41 बिलियन डॉलर्स हैं। इंडिया यहाँ ज़िक्र नहीं किया। इंडिया में तकरीबन 96 ईटीएफ्स हैं। ये एक चार्ट है। इस चार्ट में ई&वाई ग्लोबल ने 2017 में एक सर्वे किया था कि ईटीएफ जो है वो किस नहज पे चल रहे हैं, क्या उनका आगे फोरकास्ट है। तो 2016 में 3.5 ट्रिलियन था, उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से 2020 में 7.6 ट्रिलियन होना चाहिए। तो अभी 3 माह बाकी हैं, तो आज की डेट में 7.3 ट्रिलियन तो हो चुके हैं ईटीएफ। तो ये एक ट्रेंड है
और ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। और अगर हम ईटीएफ की कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ईटीएफ है वो इक्विटीज़ के अंदर है, स्टॉक मार्केट के अंदर। तमाम ईटीएफ लिस्टेड होते हैं, लेकिन जो उनकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो इक्विटीज़ में है। 5.5 ट्रिलियन ईटीएफ्स हैं और 5 ट्रिलियन जो है वो इनके उसमें मौजूद है एयूएम में। आगे चलते हैं। अच्छा, एक मिनट, बाकी जो कैटेगरीज फेमस हैं वो फिक्स्ड इनकम ईटीएफ है, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स उनके ऊपर है, और इसके अलावा कमोडिटीज़ भी हैं। ये 3 जो है वो मेन कैटेगरीज हैं जो हम ईटीएफ की मार्केट को जब देखते हैं ग्लोबली। इक्विटीज़ की बात करें तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के टाइप पे हो सकता है, शरिया के टाइप पे हो सकता है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे ईटीएफ हो सकता है, डिविडेंड्स स्ट्रैटेजी पे ईटीएफ हो सकता है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप तो वो आ गया। पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि प्राइमरीली लार्ज कैप बेस्ड ही है ईटीएफ मोस्टली, या जो हम कह लें फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन पे। और एक हमारे पास अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की तरफ से शरिया ईटीएफ भी मौजूद है। फिक्स्ड इनकम की बात करें तो टी बिल और बॉन्ड है, कमोडिटीज में गोल्ड, प्रेशियस मेटल, ऑयल, इनकी ईटीएफ्स बन सकते हैं, मौजूद होते हैं। ब्रीफली देखते हैं कि ईटीएफ है क्या। ईटीएफ असल में प्रोडक्ट है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, जिसके जो बाकायदा एसईसीपी से अप्रूव होती है म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में। और फंड के छोटे छोटे साइज बना दिए जाते हैं जो उसका ईटीएफ का स्ट्रक्चर होता है, और ईटीएफ ओवरऑल एक पैसिव स्ट्रैटेजी को, जनरली एक पैसिव स्ट्रैटेजी को, किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है। और बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ये ट्रेड होता है, और ये हाइब्रिड है बेसिकली म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का। तो ट्रेडिंग इसकी स्टॉक्स की तरह होती है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी वगैरह वो म्यूचुअल फंड की तरह होती है। और अगर हम देखना चाहें कि इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए कौन-कौन से चाहिए पार्टिसिपेंट जिनके साथ ये प्रोडक्ट बन के मुकम्मल होती है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की प्रोडक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एक रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स का। ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट का काम जो है वो इंटरमीडियरी का है बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड एएमसी और फंड। तो फंड के जो यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर अवेलेबल होते हैं वो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट के थ्रू होते हैं। ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट उनको लेता है फंड से, यानी क्रिएट करवाता है, और एक्सचेंज पे आ जाते हैं फॉर ट्रेडिंग लिस्टिंग। और जब एक्सचेंज से बाय कर ले, और तो वो इसका साइज कम भी हो सकता है, रिडीम कर लेता है थ्रू ईटीएफ। तो ये एक इंटरमीडियरी का रोल अदा करता है। इसी तरह मार्केट मेकर का इम्पोर्टेंट रोल है, जिसका काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। इसको हम अभी ब्रीफली देखते हैं। इंडेक्स प्रोवाइडर है कि जो म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रैटेजी है ईटीएफ की जो स्ट्रैटेजी है उसको उसके लिए एक बेंचमार्क का काम करता है, कि बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जितनी भी हमारे पास 4 ईटीएफ्स हैं, तो 4 नई इंडिसेस ऐड हुई हैं, और इनको मैनेज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है। नेशनल क्लियरिंग है जो सेटलमेंट और क्लियरिंग का काम करेगा इसका, और ट्रस्टी का रोल है सीडीसी का, जो जिस तरह एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी होता है, इसी तरह ईटीएफ का ट्रस्टी होता है। और डिपॉजिटरी भी सीडीसी ही है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम इस की स्ट्रैटेजी बना। तो असल दिमाग जो लड़ता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का है, कि जो एक इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, और ये एससीसीपी से अप्रूव होता है। फिर जब ये लिस्ट हो जाता है तो इसकी सारी मैनेजमेंट वो एएमसी ही कर रही होती है। कॉर्पोरेट एक्शन है, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है,
रीबैलेंसिंग है, इंडेक्स को ट्रैक करना है, ये सारे काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कर रही होती है। जैसे बताया कि ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट का रोल है जो बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड ईटीएफ इंटरमीडिएरी है, उसकी अपॉइंटमेंट भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही करती है और वो ही इसको मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह जो मार्केट मेकर है, उसको भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंडोर्स करती है। ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट ट्रैक होल्डर हो सकते हैं, बैंक्स, डीएफआई ये सब हो सकते हैं। इनको एक एग्रीमेंट करना है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, तो आप हमारे जो सामीन हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से राब्ता कर सकते हैं और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बन सकते हैं और इसमें किसी किस्म की ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप काम करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाज़मी इसमें इस क्वांटिटी में काम करना है। और मार्केट मेकर का इम्पोर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड के केस में। अगर आप देखें तो अगर किसी को खरीदना है इन्वेस्टर को, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है और किसी को बेचना है तो भी वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चला जाता है। ईटीएफ के केस में आम इन्वेस्टर जो और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट नहीं है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्टली ना खरीद सकते हैं, ना रिडीम करा सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हों उनके लिए ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई ऐसी एंटिटी मौजूद हो, जो जब वो बेचना चाहे तो खरीद ले, खरीदना चाहे तो प्रोवाइड कर दे। उस एंटिटी का नाम है मार्केट मेकर और इसको अपॉइंट किया है स्टॉक एक्सचेंज ने और ये हमारे पास इस वक़्त एक ही मार्केट मेकर है, तो जेएस ग्लोबल जो है वो इन ईटीएफ्स की मार्केट मेकिंग कर रहा है। मार्केट मेकर को कंटिन्यूअसली बिड आस्क प्रोवाइड करनी होती है, सर्टेन टाइम पे उसको एक्सचेंज में मौजूद रहना होता है, फॉर एग्जांपल 6 में से साढ़े 5 घंटे जो भी एग्रीमेंट होगा और इसकी जो ऑब्लिगेशन है कि ये प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, उसको जो मॉनिटर कर रहे हैं, वो एक्सचेंज उसको मॉनिटर कर रहा है। एक दफ़ा सिम्प्लीफाइड ईटीएफ का प्रोसेस देख लेते हैं। बायर और सेलर मार्केट से ईटीएफ को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है लिक्विडिटी, दैट्स मार्केट मेकर और मार्केट मेकर ही ये एक रोल मार्केट मेकर का है और मार्केट मेकर का ही एक और यानी रोल है कि अगर वो चाहे तो खुद भी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बन सकता है या किसी और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट के थ्रू काम करे, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है और फैसिलिटी है वो ये है कि मार्केट मेकर ही ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट हो, जो आज भी ऐसा ही है। तो मार्केट मेकर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट की हैसियत से फंड के पास जाता है, क्रिएशन करवाता है, मार्केट में अवेलेबल करता है और अगर मार्केट से सप्लाई आ रही हो, तो मार्केट से वो बाय करता है और उनको रिडीम करा लेता है। ये वाला प्रोसेस पूरा सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। जो एक्सचेंज पे काम हो रहा है उसको हम सेकेंडरी मार्केट से ताबीर करते हैं और जो बिटवीन ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट और ईटीएफ है इसको हम प्राइमरी मार्केट से का नाम देते हैं। ईटीएफ के फ़ायदे बहुत सारे हैं और प्राइमरी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ईटीएफ किसी भी इंडेक्स को पैसिवली ट्रैक करता है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं ईटीएफ के वो पब्लिक होते हैं, अवेलेबल होते हैं और इसकी वैल्यू जिसको आप कह लें कि जिसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईटीएफ की प्राइस कहाँ जानी चाहिए, वैल्यू कहाँ जा रही है। वो दिन में हर 15 सेकंड में अपडेट होती है। टीएसएक्स की डेटा पोर्टल पे अवेलेबल है और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की साइट पर भी अवेलेबल है। इसी तरह डे एंड पे जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू या नैव कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह ईटीएफ की भी नैव कैलकुलेट होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल चढ़ती मार्केट में और खुदा ना खास्ता गिरती मार्केट में दोनों पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट हैं। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर एंटर होना हो तो भी उसको डे एंड तक इंतज़ार करना पड़ता है ताकि उसे एक वैल्यू दी जाए और अगर उसे रिडीम करना है तो भी डे एंड तक का वो इंतज़ार करेगा। एटलीस्ट प्रोसीड आने में जो टाइम लगता है नेचुरल वो लगेगा। लेकिन इन केस ऑफ ईटीएफ इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे लाइक अनदर स्टॉक। फंड की को अगर फंड से कंपेयर करें तो ईटीएफ्स
की जो अपनी कॉस्ट है वो जनरली कम होती है एज़ कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को मैनेज करना होता है, वो एक्टिव होता है। इन केस ऑफ ईटीएफ ये पैसिव है, एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। इसी तरह कोई फ्रंट एंड या बैक एंड कमीशन लोड नहीं होता। आपकी जो एज़ एन इन्वेस्टर कॉस्ट होती है वो ट्रेडिंग की कॉस्ट होती है। तो ओवरऑल लो कॉस्ट पे इन्वेस्टर्स को एक बना बनाया पोर्टफोलियो, एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है। एक बेनिफिट ईटीएफ्स का ये है कि ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो डाइवर्सिफाइड तो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, वो है कि अपनी स्ट्रैटेजी के तहत होते हैं। लेकिन ईटीएफ की डाइवर्सिफिकेशन ट्रांसपेरेंट होती है, आपको नज़र आ रहा है कि कितना इसमें कौन-कौन से स्टॉक्स हैं। एक और फ़ायदा ये है कि ईटीएफ फुली इन्वेस्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ईटीएफ खरीदें, जिस क्वांटिटी में भी खरीदेंगे तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है उस पोर्टफोलियो के अंदर, आपको रिटर्न जनरेट करेगा। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो अमाउंट आती है वो उस वक़्त इन्वेस्टेड नहीं होती, बल्कि विद टाइम उसको एक्चुअल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा एक एक फ़र्क है ईटीएफ्स में और म्यूचुअल फंड्स में। अब हम चलते हैं क्विकली के 2 एलिमेंट्स की तरफ इशारा करना चाहेंगे कि अगर आप ईटीएफ की आईनैव देखना चाहें तो एक्सचेंज के डीपीएस पे, डेटा पोर्टल पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज़ ईटीएफ की जब आप खोलेंगे तो आईनैव आपको नज़र आएगी कि यहाँ पे लिखी हुई है और नीचे टाइम भी उसका लिखा है कि ये कब अपडेट हुई है। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे नीचे अगर आप देखें तो क्रिएशन बास्केट है। ये बास्केट आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा दिखा देगा कि एक यूबीएल की एक क्रिएशन यूनिट, एक क्रिएशन यूनिट ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर है जो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप 154 हबीब बैंक के शेयर ले लें, 61 एंग्रो के ले लें, 204 हप्को के ले लें और इसी तरह बाकी उनको मल्टीप्लाई कर दें उनकी करंट वैल्यू से और ऊपर जो कैश कंपोनेंट लिखा है इसको जमा कर दें। ये और उसको आप 10,000 से तक़सीम कर दें। आज का जो स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ दी ईटीएफ का वो 10,000 यूनिट ईटीएफ के या 10,000 शेयर ईटीएफ के एक क्रिएशन यूनिट के बराबर है। तो उस 10,000 यूनिट की वैल्यू यहाँ से डिटरमिन होती है। उसको आप अगर डिवाइड कर देंगे 10,000 से इस पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू को तो आपके पास आईनैव आ जाएगी जो ऊपर ₹13 पे कैलकुलेट है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आईनैव ₹13 है, प्राइस इसकी जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो ₹13.14 है। तो ये आईनैव जो है ये मैक्सिमम 15 सेकंड पुरानी हो सकती है, लेकिन ये हर 15 सेकंड में अपडेट होती है। ईटीएफ की प्राइसिंग के लिए आप एक रेफरेंस वैल्यू जैसे आईनैव को इंडिकेट किया, आईनैव कैट्स पर भी अवेलेबल है जो ट्रक होल्डर्स के पास सिस्टम है ट्रेडिंग का पीएसएक्स की वेबसाइट पे भी है और एएमसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है। और एक वैल्यू है ईटीएफ की और एक प्राइस है। तो वैल्यू तो आईनैव से डिटरमिन हो गई और प्राइस जो है वो जो ट्रेड होता है जिस डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इसको अवेल कर सकते हैं इन्वेस्टर्स थ्रू एपी या एपी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट या मार्केट मेकर कि अगर डिफरेंस हो बिटवीन आईनैव और प्राइस के तो अगर इसके कैलकुलेशन करके वो ईटीएफ खरीद के अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेच दें या अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेच के ईटीएफ खरीद लें तो वो एक कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। ये आर्बिट्राज नॉर्मली ईटीएफ्स के अंदर आ जाता है दुनिया भर में और इसी आर्बिट्राज की वजह से ईटीएफ की प्राइस जो है वो अपनी नैव के आसपास रहती है। इसको अगर आप कंपेयर करें क्लोज्ड एंड फंड से तो क्लोज्ड एंड फंड में ये नई चीज़ नहीं होती और क्लोज्ड एंड की जो फंड्स हैं वो ज़्यादा डिविएट कर जाते हैं बेस्ड ऑन लिक्विडिटी अगर ना हो अपनी प्राइस से। स्टॉक एक्सचेंज ईटीएफ्स के फ्यूचर के ऊपर भी काम कर रहा है कि ये ईटीएफ फ्यूचर्स में अवेलेबल हो, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ट्रक होल्डर्स के लिए कि वो फिर उसको रेडी और फ्यूचर का भी काम कर सकें। ईटीएफ में कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट है, जैसे शेयर ले सकता है, ऐसे ही ईटीएफ ले सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन आता है इसलिए इसको हमने यहाँ बयान किया। एज़ ए ट्रक होल्डर आपको क्या बेनिफिट है?
तो उसमें देखें ईटीएफ उसी तरह ट्रेड करता है जैसे जैसे शेयर्स ट्रेड करते हैं। तो एक ट्रेडिंग फीस जो आप बाय और सेल की लेते हैं, वही शेयर्स की वही ईटीएफ की होती है। लेकिन ईटीएफ की जो ट्रेडिंग है, इस ये रिज़ अगर एक ख़ास वॉल्यूम तक चली जाए, 10,000 शेयर तक चली जाए या कुछ, तो इसके नतीजे में मार्केट मेकर को हेज करना होता है और वो अपनी पोज़ीशन को कवर करता है। उसके लिए वो अंडरलाइंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे आपको दिखाए यूबीएल के, उनको उसे खरीदता है या बेचता है, जैसी भी सिचुएशन हो। और ये एक किस्म का डबल कमीशन क्रिएट कर देता है एपी के लिए या मार्केट मेकर के लिए कि भाई पहले वो ईटीएफ खरीद रहा है, फिर अंडरलाइंग बेच रहा है या अंडरलाइंग खरीद रहा है और ईटीएफ बेच रहा है या वाइस वर्सा, जो जिस तरह भी हो। तो ये कमीशन जो है ये 2 तरह से हो जाता है। ये अमाउंट डबल नहीं है कमीशन की, कमीशन 2 तरह से हो जाता है, अंडरलाइंग का अलग, ईटीएफ का अलग। एक और जो साइड बेनिफिट है इसका, वो लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। ज़्यादा लिक्विड हो जाते हैं, मतलब पहले ही लिक्विड हैं और भी इसमें लिक्विडिटी आ जाती है अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ईटीएफ के। एक बेनिफिट और ट्रक होल्डर्स के लिए कि जब वो ईटीएफ में काम करेंगे एज एन एपी, तो उनका एक अच्छा रिलेशनशिप और बिल्ड हो जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ, जो मजीद बिजनेस की तरफ भी हेल्पफुल हो सकता है। बाज़ हमारे पास कस्टमर्स क्लाइंट आते हैं या कॉन्टैक्ट करते हैं कि ईटीएफ ऑफर नहीं कर रहे ऑनलाइन पोर्टल में, उनका जो ब्रोकर है या ट्रैक होल्डर है, तो जबकि बहुत सारे ऑफर कर रहे हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट है एक्सचेंज की जो नहीं ऑफर हो रही बाय बाय द ट्रैक होल्डर, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए एक बात बन जाती है कि वो किसी और ब्रोकर के पास चला जाए जो ये प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो सारी अवेलेबल अगर हो ट्रैक होल्डर के तमाम सिस्टम्स में, तो कस्टमर रिटेंशन का एक और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। अदरवाइज लूज हो सकते हैं कस्टमर। तो यहाँ तक जो है हम इस अपने सेशन को रखते हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ईटीएफ। अब मैं गुज़ारिश करूँगा ज़ीशान कुद्दूस साहब से कि वो यूबीएल के जो ईटीएफ है उसके बारे में हमारे जो सामीन हैं, हाज़रीन हैं, इनको बताएँ। और इनको मैं होस्ट बना देता हूँ इस प्रेज़ेंटेशन का, और इनसे गुज़ारिश है कि जब ये अपना मुकम्मल कर चुकें, तो उसके बाद ये अ जो बाकी वसीम अकरम साहब हैं एनआईटी के, उन्हें ये होस्ट बना दें ताकि फिर प्रेजेंटेशन का सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, ईटीएफ से पहले अगर मैं 1 मिनट वेरी क्विकली जी मेरी बस रिक्वेस्ट बाकी पार्टिसिपेंट से होगी, शायद कुछ माइक्स ओपन है, शायद आवाज़ एको हो रही है थोड़ी सी, तो वो अगर आप बंद कर दीजिएगा प्लीज़। ये ज़ाहिर है वी लॉन्च फर्स्ट ईटीएफ ऑफ पाकिस्तान, और ये बहुत सालों से कोशिश हो रही थी कि ईटीएफ लॉन्च हो। सो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एससीसीपी का, who was forthcoming in helping all of us launch this product। पीएसएक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, मार्केट मेकर का बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारा ज़ाहिर सारे स्टेक होल्डर्स का सारा कंट्रीब्यूशन था कलेक्टिवली, और फाइनली वी वर एबल टू लॉन्च ईटीएफ। मैं वेरी क्विकली, क्योंकि जो पैटर्न है इस वेबिनार का, उसमें आई थिंक फोकस ये है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर करें अपने पार्टिसिपेंट्स का, तो उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और वेरी ब्रीफली ऑन आवर ईटीएफ। तो बेसिकली यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज ईटीएफ की जो मेथडोलॉजी, किसी भी राधा ईटीएफ की जो मेथडोलॉजी होती है, वो उसका इंडेक्स सिलेक्शन होता है कि वो किस तरह वो इंडेक्स है, और आप एक इंडेक्स पे व्यू लेते हैं। तो जो हमारा बेसिकली इंडेक्स है, उसमें व्हाट वी डू इज के केसी 100 की जो टॉप 25 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप, and then top 25 companies based on the last 2 years traded वैल्यू, उन दोनों को अलग अलग टॉप 25 कंपनीज उठाने के बाद उनमें जो कॉमन टॉप 9 कंपनीज होती हैं वो दे बिकम पार्ट ऑफ आवर इंडेक्स, एंड व्हाइल वी डू दैट उसमें हम
सो वो टॉप 9 स्टॉक्स हम ले लेते हैं। जो बेसिक इंडेक्स की मेथोडोलॉजी है उसमें कोई भी स्क्रिप्ट जो उन टॉप 9 कंपनीज में होगा उसका जो मैक्सिमम एलोकेशन टू एन इंडेक्स होगा वो 16% होगा। जो मिनिमम किसी इंडेक्स कंपोनेंट का वेट होगा दैट वुड बी 3.5%। एक दफा इंडेक्स बन गया, से फॉर एग्जांपल मार्च में ये फंड लॉन्च हुआ था, हमने जब ये इंडेक्स बनाया तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये रीबैलेंस होगा, विच मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल बिकॉज द मार्केट मूवमेंट अगर कोई शेयर फॉर एग्जांपल 16 से 18% हो गया है या 3.5 से वो 2.5% हो गया है तो वो रीबैलेंस हो जाएगा और एवरी 6 मंथ हम इस इंडेक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का ज़ाहिर मतलब यह है कि हम एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ये पूरी मेथोडोलॉजी को रीरन करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर जो टॉप 9 स्टॉक्स होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। So based on this methodology, जो current इसकी allocation है ये आपके सामने होगी। So HPL is 16.18%, ये ज़ाहिर है मार्केट मूवमेंट की वजह से 16% से ऊपर चला गया है। तो जो नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगी इसमें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। देन एंग्रो, लकी, हपको, FFC, MCB, UBL, EFT and Banker, so these are the 9 constituents as of 9th of October। और जैसे मैंने कहा कि वो जो आपको एक आध शेयर ये दिख रहा है जो 16% से ऊपर है, वो जब इंडेक्स रीबैलेंस हुआ था तो ये दैट वाज 16% और वो फिर जैसे मार्केट मूव हुई वो उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर चला गया। हसन की presentation में I think he has covered all basic details of an ETF। जो एक इंडेक्स जब आप कोई लॉन्च करते हैं उसके ऊपर ETF बनाते हैं तो बेसिक जो आपकी कोशिश होती है वो ये होती है कि आप जो भी इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं अपने ETF में आपके फंड की परफॉर्मेंस मिमिक करें उसको। वैसे तो लॉ हमें अलाउ करता है कि हम मिनिमम 85% रेप्लिकेशन ऑफ एन इंडेक्स करें। इसका मतलब ये है कि मैं 15% डिविएट कर सकता हूँ बाय लॉ फ्रॉम द इंडेक्स व्हाइल रनिंग एन ETF, लेकिन ज़ाहिर है हम 100% रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं तो हमारी जो कोशिश है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम मिमिक करें अपने इंडेक्स की परफॉर्मेंस को। तो ये फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द फंड टिल 9th of October आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें जो ब्लू लाइन है दैट इज द NAV ऑफ द ETF और साथ में इंडेक्स है जो दूसरा इसके साथ ग्राफ है। तो आप देखिए बहुत क्लोजली मिमिक कर रहा है फंड का रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न को, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ एन ETF कि आपका बिकॉज इट्स अ पैसिव स्ट्रेटजी यू आर फॉलोइंग एन इंडेक्स, तो जो भी आपका एक इंडेक्स जो आपने चूज किया है आपके फंड का रिटर्न बहुत उसको क्लोजली ट्रैक करें और उसका जो ट्रैकिंग एरर है विच इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड रिटर्न एंड द इंडेक्स रिटर्न वो कम से कम करने की आप कोशिश करें। तो बहुत आप देखें कुछ जगहों पे अगर आपको ये स्क्रीन पे मेरा कर्सर दिख रहा हो तो बहुत मार्जिनल से डिफरेंसेस हैं जो बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द फंड नॉर्मली होते हैं, या कभी कभी होता यह है कि इंडेक्स में और जो आपका फंड का पोर्टफोलियो है उसमें डिफरेंस ये भी होता है कि राउंडिंग ऑफ के एरर्स की वजह से भी होता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो ये मोस्टली जो है वो एक उसी पैटर्न को मिमिक कर रहा है। दिस इज बेसिकली UBL ETF रिटर्न, हमारे फंड का रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न, और ये आप देखें KC 100 और KC 30 जो है उसके रिटर्न को। सो 95% इसकी कोरिलेशन है रफली विद द KC 100 एंड KC 30। सो अगर आपको एक ब्रॉडर मार्केट एक्सपोजर आप लेना चाहते हैं एंड तो ये ETF आपको 95% कोरिलेशन दे रहा है विद द ब्रॉडर मार्केट। इस फंड का ट्रैकिंग एरर बहुत थोड़ा है, अगर आप देखें सिंस इंसेप्शन तो इस फंड का जो रिटर्न है दैट इज अबाउट 22%। ये सामने आपके आ रहा होगा, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, और जो इंडेक्स का रिटर्न है दैट इज 23%। तो जो ये डिफरेंस है इसमें अगर आप फंड के एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दें तो हार्डली कोई मार्जिनल सा ट्रैकिंग एरर है इसके अंदर। PSX पे आपको UBL ETF के नाम से ये दिख रहा होता है, और मैं सिर्फ इसमें 2 चीजें ऐड अगर कर दूं हसन आप विद योर परमिशन कि हमने ओवर टाइम ये देखा है कि एक कंफ्यूजन हमेशा रहा है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट मेकर ऑफ द फंड एंड द ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट। सो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट का जो एग्रीमेंट है दैट इज विद द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और वो बेसिक सा एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप में से कोई भी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बन सकता है बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट विद अस, और वो एग्रीमेंट लार्जली प्राइमरीली इसलिए होता है कि आप फंड के यूनिट्स बाय एंड रिडीम कर सकें डायरेक्टली फ्रॉम द AMC, बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड प्रोडक्ट एज हसन सेड
सो हर इन्वेस्टर जो है वो एएमसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता या ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता, ओनली ऑथराइज पार्टिसिपेंट के। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ नॉन ऑब्लिगेटरी अग्रीमेंट। आपको जब यूनिट्स चाहिए हो तो वो अग्रीमेंट आपको इनेबल करता है कि आप फंड के साथ या एएमसी के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकें। आई थिंक हसन 5 मिनट आपने कहे थे, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड, और बाकी चीजें जो है वो फिर हम जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें आई थिंक टॉक अबाउट। थैंक यू वेरी मच। आप अगर काइंडली वसीम को बना देंगे होस्ट को। थैंक यू। राइट। जी वसीम, you can share this. Thank you, Zishan. Can you see the screen now? No, I can't see. Wasiim, I cannot. अच्छा, अब आप देख सकते हैं? Yes, we can see now. Okay. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले PSX का कि उन्होंने ETFs के ऊपर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। हम थोड़ी जो टाइम है उसमें कोशिश ये है कि बेसिक बातें बहुत हो चुकी हैं ETFs के ऊपर, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट केस थोड़ा सा मैं जस्ट टू ऐड टू व्हाट हसन एंड ज़ीशान हैव ऑलरेडी सेड कि अब probably we should talk about, क्योंकि कम्युनिटी ब्रोकर कम्युनिटी है, उसको एक एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या एक वाइबल प्रोडक्ट है ETF इन पाकिस्तान। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं which make ETFs a very good and viable investment product in पाकिस्तान। जैसे दुनिया में भी है और यहाँ पाकिस्तान में since it's newly introduced, तो सबसे पहले तो ये कि it's much more liquid because of being traded on the stock exchange. It's a crossover between a traditional open-end mutual fund or a single stock. So it provides you diversification which a mutual fund gives you. Plus इसमें जो trade की जो facility है, given it's traded on the stock exchange, तो वो दोनों के features combine कर देता है। आपको एक डाइवर्स एक्सपोजर मिलता है इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे अब आगे चल के थोड़ी सी आपको डिटेल भी दिखाएंगे, मतलब जो 12 स्टॉक विच फॉर्म पार्ट ऑफ आवर ETF, आई वाज जस्ट डूइंग अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन कि अगर आप उनका खाली जो 100 की लॉट की भी अगर आप एक इक्वल वेटेज सबका 100 का लॉट खरीदें तो आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए चाहिए उसके लिए। उसको अगर आप एक ETF के थ्रू ले सकें तो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से वो एक पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन में भी थोड़ी सी कॉम्पोजिशन में फ़र्क होगा, ऑब्वियसली वेटेजेस में फ़र्क होगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खुद से बनाना और उसको ETF के थ्रू अवेल करना। सो ETF इज मच मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू मेकिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑन योर ओन। ट्रांसपेरेंसी है because and the entire portfolio is known to everybody, it's published on a daily basis, उसकी INAV आपको available होती है, उसकी जो ट्रेडिंग की सारा डेटा just like a normal stock आपको स्टॉक एक्सचेंज की और दीगर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर अवेलेबल होती है। सो इन समरी अगर हम खाली म्यूचुअल फंड से एक कंपैरिजन करें तो इट प्रोवाइड्स यू diversified portfolio just as a mutual fund. So ये इनमें दोनों में same quality. Buying selling ज़्यादा liquid है in exchange traded fund because it's traded through the stock market. जबकि जो traditional mutual fund है वो आप issuance and redemption सिर्फ AMC के through करवा सकते हैं. Usually management fee is much lower as compared to a traditional mutual fund. And that is primarily because इसमें obviously आप एक index tracker product है, एक कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कोई एक्टिव
इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती ऑन पार्ट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो प्राइसिंग है उसकी, जो NAV है, वो आपको इंट्राडे अवेलेबल होती है on the stock exchange website, so you can base your buying and selling decisions on that INAV, and that is one of the major advantages of an exchange traded fund. NIT ने हमारा जो NITG-ETF है, that's one of the first ETFs to have launched in Pakistan. तो just a very brief introduction, हमारे तकरीबन 138 बिलियन के assets under management हैं और 50,000 plus का investor base है, and it's, as you all probably are aware, that it's the oldest asset management company in Pakistan. थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। हमारा जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि इट बेसिकली जो KSE 100 के टॉप स्टॉक्स हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको सेलेक्ट किया जाता है टू अ पॉइंट वेयर द टोटल वेटेज ऑफ these stocks cover 50% weight of the KSE 100 index. Obviously इसमें लिक्विडिटी क्राइटेरिया है कि जी ट्रेडिंग इसमें होनी चाहिए, इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड है जिससे मतलब उससे नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। सो इंश्योरिंग लिक्विडिटी एज वेल, प्लस आपको एक मेजर स्टेक इन द टोटल KSE 100 इंडेक्स प्रोवाइड करता है ये ETF, because at all times you end up owning 50% of the market capitalization of the KSE 100 index. So being the largest index, the KSE 100 index, when you buy this one ETF, you end up owning at least 50% by market capitalization of the main index of the market. So it gives you a major exposure towards the stock exchange of the country. जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टॉक्स को टॉप से बॉटम, थोड़ा सा अगर टाइम का हम देख लेंगे। अच्छा ओके, नहीं ओके राइट, मैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मैं मच। आपको अपने वेटेजेस बता देता हूँ। जो हमारे इस वक्त 12 स्टॉक्स हैं और उसमें जो एज यू कैन सी द टॉप से लेके बॉटम तक सारे ब्लू चिप स्टॉक्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द KSE 100 इंडेक्स बिकम पार्ट ऑफ द NIT पाकिस्तान गेटवे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। 6 सेक्टर्स हैं और यू कैन सी द वेटेजेस, बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जो भी मेन सेक्टर्स ऑफ द KSE पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो सारे के सारे इसमें कवर्ड होते हैं। ये क्रिएशन यूनिट बास्केट है जो कि जिसमें एक हमारी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट के साथ जो इशुएंस एंड रिडेम्पशन है वो इंस्टेंट क्रिएशन यूनिट और मल्टीपल्स देयरऑफ। एक जो एक्चुअली हम थोड़ा सा पॉइंट लेना चाह रहे थे वो ये है कि सिंस अब थोड़ा टाइम भी हो गया तो वी कैन एक्चुअली ट्रैक द परफॉर्मेंस। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, सिंगल स्लाइड, इसके बाद मैं बिल्कुल वाइंड अप की तरफ चला जाऊंगा। इफ यू कैन सी कि जो हमारा पाकिस्तान गेटवे इंडेक्स है and the ETF closely follows the return of the gateway index. 1-2% का difference होता है because of the expenses associated with any mutual fund, any fund. तो अगर आप ये देखेंगे as compared to KSE 100 index, which constitutes 100 stocks, उसका return है 32%. और ये जो 12 stock which form part of the NIT Pakistan Gateway Exchange Traded Fund, ये 23% प्लस का रिटर्न है, which means कि more than 2/3 of the growth in the KSE 100 index has been captured by our ETF while investing in only 12 out of the 100 stocks. So I think यहाँ से थोड़ा सा essence of ETF ज़्यादा clear हो जाता है कि while it gives you a wide exposure, it also gives you ability to trade in the stock market and captures the essence of the market through a passive investment strategy. मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात ऑलरेडी हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स के ऊपर भी अवेलेबल है एंड इन केस कोई भी हमें कांटेक्ट करना चाहे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी सारी डिटेल्स और ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा मौजूद हैं, प्लस आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके भी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर आप ले सकते हैं। With that, I thank you
और जी काइंडली अगर आप शोएब साहब को होस्ट बना देंगे तो वो प्रेजेंटेशन आगे ले चलेंगे। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे आप गाइड कर देंगे कि अगर आप उनके उस पर क्लिक करेंगे, मोर की ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करेंगे तो मेक होस्ट की एक आएगी ऑप्शन। शोएब साहब के पार्टिसिपेंट को नीचे क्लिक करें, जी फिर कर दिया, शोएब साहब के शोएब साहब को बना दीजिए, होस्ट बना दिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी शोएब साहब आप प्लीज कंटिन्यू करिए। आपका माइक म्यूट है शोएब साहब। वालेकुम। जैसा कि आप कुछ लोग आप में से ज़रूर मुझे जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी आपके पास आ रहा है स्क्रीन की? अभी नहीं आया। जी ये कुछ स्क्रीन शेयरिंग में कोई परमिशंस का मसला आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। हमारे कोई टीम मेंबर हैं यहाँ पे जो जिनको एक्स्ट्रा राइट दिया जा सके, और वो मेरा इस पे वो हो नहीं था, यहाँ से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा मेरे पास से। अच्छा जी, हो गया बिल्कुल जी। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर दिस ब्रीफ डिले। मैं इंशाल्लाह आगाज़ करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन का और कोशिश करूँगा कि इसको 5 से 7 मिनट के अंदर मैं दौरानिए में कंप्लीट कर लूँ। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से तो आप सब लोग ग़ालिबन वाकिफ़ होंगे, जिसका 25 साल का तजर्बा है पाकिस्तान में इन म्यूचुअल फंड्स में, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अलमीज़ान विद अबाउट 20% मार्केट शेयर। AM1 हाईएस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर बेस है, तकरीबन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 160 अरब के करीब हैं, और हमेशा से अलमीज़ान ने एक पायनियर का रोल प्ले किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो KMI 30 इंडेक्स है, जो कि पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है, वो भी अलमीज़ान ने लॉन्च किया था PSX के साथ मिलके। उस ज़माने में KSE होता था। इसके बाद जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स में, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अलमीज़ान हैज़ बीन द पायनियर। और अब जो ETF है, ETF मार्केट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान इज़ दी पायनियर बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट ETF इन पाकिस्तान। हमारे शरिया बोर्ड से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसको चेयर करते हैं, बाकी भी रिनाउंड स्कॉलर्स हैं उस पर। क्विकली हम आ जाते हैं ETF के ऊपर, और मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ज़्यादातर बात हो चुकी है। बस एक ये है कि ये थोड़ा सा मैं एक लोगों के जहन में सवाल आता है जिसका मैं एड्रेस आसान ज़बान में करना चाहूँगा, कि लोग कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे मौजूद हैं, स्टॉक्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो ETF की क्या ज़रूरत है और ETF दुनिया में क्यों पॉपुलर हो रहा है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप लोग ज़रूर शान मसाला और नेशनल मसाले से वाकिफ़ होंगे। तो आप बाज़ार में जाते हैं, आप उनका जो है धनिया और उनकी मिर्च और उनकी हल्दी और उनका नमक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, और फिर इसके बाद आप अपने कोई डिश बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि उनकी बहुत सारी ऐसी भी प्रोडक्ट्स आती है, हलीम मिक्स, निहारी मिक्स, बिरयानी मिक्स, वो मिक्स रेडीमेड तैयार होता है। तो ये जो ETF है ना, ये एक रेडीमेड मिक्स है, और आपकी आसानी के लिए है कि बजाय कि आप 6 किस्म के मसाले ख़रीदें या 8 किस्म के मसाले ख़रीदें फिर अपनी डिश बनाना शुरू करें, तो ETF एक बनी बनाई मिक्स प्रोडक्ट है। आपने प्रोडक्ट को देखना है, आपको पता है कि इसमें नमक कितना है, इसमें हल्दी कितनी है, इसमें ज़ीरा कितना है, इसमें मिर्च कितनी है। एक ETF का जो आपको जो बास्केट है वो आपको बता देती है, और इसीलिए ये दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। जैसे अभी हसन ने भी जिक्र किया कि हज़ारों की तादाद में ETF हैं, और इंशाल्लाह अभी तो पाकिस्तान में 4 हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में भी हज़ारों की तादाद में होंगे।
और जिस तरह से आप डिफरेंट तरह के मिक्स खरीदते हैं मार्केट में जाके, इस तरह जाके आप मुख्तलिफ तरह के ETF खरीद सकेंगे। अच्छा, मीज़ान के ETF के ऊपर मेथोडोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा बता दूं कि जो इसमें ये 12 स्टॉक्स का ETF है और ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन और एवरेज ट्रेडेड वैल्यू के बेस पे सिलेक्ट किए जाते हैं और ये KMI 30 के में से सिलेक्ट किए जाते हैं। KMI 30 भी जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि उसके ऊपर एक इंडेक्स भी हमारे पास है और इंडेक्स फंड भी मौजूद है जिसमें 30 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसको भी फर्दर हमने एक छोटा मिक्स बनाया 12 स्टॉक्स का और इसमें जो मैक्सिमम वेट एक स्टॉक का है वो 15% है और मिनिमम 3.5% है और एक सेक्टर का जो कैप हमने रखा है 25% रखा है और इसकी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन इंडेक्स की हर 6 माह बाद होगी, जैसा KMI 30 की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है और इसी तरह से साल में एक दफ़ा इसकी रीबैलेंसिंग भी की जाएगी। अच्छा, ये सेक्टर वाइज एक्सपोजर देखें तो ये इसमें सेक्टर्स जो हैं इसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 25% है, फार्मास्यूटिकल 6% है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 19% है, फर्टिलाइज़र 24% है और सीमेंट है वो 25% है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर हैं, इसमें सीमेंट और फार्मास्यूटिकल है, ये 31% बनते हैं। इसके अलावा एक जो डिफेंसिव सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक इसका रॉ मटेरियल है, तो ये 24% है। और एक जो लोगों को एक फ्लेवर चाहिए होता है कि भाई कोई डॉलर बेस्ड रिटर्न भी होने चाहिए और डॉलर इंडेक्सिंग भी होनी चाहिए, उसके लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, क्योंकि उनको जो क्रूड ऑयल जो वो निकालते हैं उसके जो पैसे मिलते हैं उसकी वैल्यूएशन जो है गवर्नमेंट ने जो कंसेशन दी हुई हैं वो डॉलर में होती है। और जो बाकी जो एक सेक्टर रह गया ऑयल गैस मार्केटिंग, ये भी एक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर है। जैसे जैसे पाकिस्तान में पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इसकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो ये माशाल्लाह से सारे अच्छे सेक्टर हैं जो कि वेल रिकॉग्नाइज एंड एस्टैब्लिश इन द मार्केट है। ये 12 कंपनीज हैं जिसका हमने इंतखाब किया है इस इंडेक्स के लिए और ये जैसे मैंने पहले बताया कि एक मेथोडोलॉजी है उसके तहत है। इसमें किसी आदमी का कोई रोल नहीं है कि भाई किस तरह से किसी जिसका दिल चाहे स्टॉक सेलेक्ट कर ले। ये एक मेथोडोलॉजी फॉलो की जा रही है और जिस तरह इंडेक्स में चेंजेस होती रहेंगी इसी तरह से ये स्टॉक्स में भी हर 6 महीने बाद चेंजेस हो सकती हैं। बाकी मैंने आपकी आसानी के लिए जो इस वक्त 4 जो ETF मौजूद हैं मार्केट में उनका एक थोड़ा सा कंपैरिजन देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। इसमें अगर आप देखें कि जो मैं ज़ाहिर बाकी लोग अपनी प्रेजेंटेशन में बता चुके हैं, मीज़ान का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि इसमें 5 सेक्टर हैं और इन 5 सेक्टर में बैंक्स नहीं हैं जो कुछ और दूसरे ETF में शामिल है, लेकिन फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर, ENP, OMCs एंड फार्मा इसमें शामिल है। और अगर हमने एक पिछले 10 साल का एक रिटर्न भी निकाला है कि पिछले 10 साल में इस इंडेक्स का रिटर्न क्या रहा। अगर इसकी बैक ट्रैकिंग की है, जिसको कहा जाता है ना कि अगर हमने 10 साल पहले अगर इसके प्रीवियस 10 ईयर के रिटर्न निकाले जाएं तो क्या रिटर्न बनते हैं, तो आप देखेंगे कि मीज़ान ETF का रिटर्न सालाना तौर पे 16% बना है इसमें, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। और उसके साथ साथ जो KMI 30 का इंडेक्स का रिटर्न है उससे भी ज़्यादा है, जो कि 14% उसका रिटर्न है। ये बेसिकली जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, ये यहाँ पे हमने शेयर कर लिया है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचते वक्त उसकी फ़ीस बताना ही बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट फ़ी है इसमें 0.5% ऑफ द नेट असेट्स पर एनम है। और असल में यही जैसे मैंने शुरू में शायद मुझे बताना चाहिए था कि लो कॉस्ट एंट्री है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। तो उसकी वजह से आप समझ लें कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ पे आम तौर पे सालाना फ़ीस 2% होती है और जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट फ़ी 0.5% है। तो एक फ़ीस बहुत कम है और आपको एक तैयार मिक्स मिल जाता है इन अ लो फी प्रोडक्ट। इसके बाद कुछ सवालात हैं लोगों के, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि मेरा ख्याल है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में ज़्यादा बात होगी। AP और मार्केट मेकर का रोल है, मैं इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि ये हसन ने भी एक्सप्लेन कर दिया है और पार्टिसिपेंट ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो एक सवाल मैंने चैट पे देखा है वो ये आ रहा था कि भाई इस पर डबल कमीशन कैसे कमाया जा सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये इसमें इस तरह से डबल कमीशन कमाने की अराइज होती है
कि अगर आप ऑथराइज पार्टिसिपेंट हैं या मार्केट मेकर हैं तो आप ना सिर्फ ये कि एक आपके पास इन्वेस्टर आएगा आपसे कहेगा कि ETF मैंने ख़रीदना है, आप उसको ETF बेचेंगे, और ETF अगर आप बेचेंगे एज अ मार्केट मेकर, और अगर आप ऑथराइज पार्टिसिपेंट भी हैं तो जब आप ETF बेचेंगे तो उसके लिए एक ये बास्केट क्रिएट करनी होगी। तो आप जब ETF बेचेंगे तो उस पर अलग कमीशन लेंगे, और जब ये बास्केट क्रिएट करेंगे तो उसको बास्केट क्रिएट करने के लिए आप ज़ाहिर है इसके अंडरलाइंग जो 12 शेयर्स हैं वो मार्केट से ख़रीदेंगे, तो उसका भी एक कमीशन है। तो बेसिकली इस तरह से आप एक प्रोडक्ट पे दो डबल कमीशन हासिल कर सकते हैं। बस मार्केट मेकर का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मार्केट मेकर आप सबकी नॉलेज में है कि इस वक्त एक ही मौजूद है, जेएस ग्लोबल। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी ब्रोकर जो हैं वो भी सोचेंगे इस बारे में कि मार्केट मेकर बने। अच्छा, ये दो तो डायरेक्ट कमीशन वाले बेनिफिट हो गए, दूसरा इसमें आर्बिट्राज भी है। ज़ाहिर है आर्बिट्राज भी हो सकता है, बहुत सारे ब्रोकर मैं जानता हूँ आर्बिट्राज का काम करते हैं, क्योंकि इसमें बिड ऑफर का स्प्रेड होता है। तो ये बिड ऑफर का जो स्प्रेड होगा वो भी बेसिकली मार्केट मेकर की पॉकेट में जाएगा। तो इस तरह से 3 आपके रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकते हैं। डिस्क्लेमर है इसके साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुएब साहब। ये आपने जो मिसाल दी है, मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए इतनी साल ज़बान में मैंने इससे पहले ये मिसाल नहीं सुनी, ये तैयार मिक्स वाली। आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे, तो थैंक यू वेरी मच। तो काइंडली अगर आप सजाद अनवर साहब को होस्ट बना दें तो वो हमारी प्रेजेंटेशन का ये जो पार्ट है उसमें आखिरी उसको ले लेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, मैं अभी बस एक सेकंड मेक होस्ट। जी सजाद, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच हसन साहब। सबसे पहले तो TSX का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है टू शोकेस आवर प्रोडक्ट, और बाकी जो लोग यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारी इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नफ़ा के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग AMC, और we are managing around 160 billion plus of investors' money among different funds. Going towards the NBP fund, NBP पाकिस्तान ग्रोथ इंडेक्स फंड की तरफ ही आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि टाइम की कमी है, 5 मिनट में कंप्लीट करना है। तो हमारा जो NBP पाकिस्तान ग्रोथ इंडेक्स फंड है, अगर इसकी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को देखें तो जैसे पहले भी मेंशन हो चुका कि एज पर द ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट्स हमें 85 to 100% स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है एज पर द बेंचमार्क इंडेक्स, और 0 to 15% तक कैश कंपोनेंट हो सकता है। लेकिन जैसे पहले भी मेंशन किया गया कि इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने कोई एक्टिवली मैनेज करना है इसको और इक्विटीज के अंदर एक्सपोजर कम करेंगे, बल्कि द ऑब्जेक्टिव इज टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स। अगर इसकी समराइज फॉर्म में अगर आपको बता सकूं शॉर्ट फॉर्म में कि टॉप 15 स्टॉक्स जो भी होंगे बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड ट्रेडेड वॉल्यूम, वो इसका पार्ट बनेंगे, और जो कि 6 सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर कंप्राइज होते हैं और इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी अभी कंपोजिशन क्या है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है हमारे इंडेक्स की कंपोजिशन के अंदर के मिनिमम किसी भी कंस्टिट्यूएंट्स का जो वेटेज होगा वो 3% होगा, और मैक्सिमम जो हमने कैप किया है 10% का, ताकि हम कोई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को भी इसके अंदर हम मैनेज हो जाए। अगर हम मेथोडोलॉजी देखें तो हम जो इसको हम रीबैलेंस होगा, ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होगा, और इसका रीजंस पहले भी मेंशन हो गया कि व्हाट डू वी मीन बाय रीबैलेंसिंग, कि जहाँ पे बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स अगर किसी का वेटेज बढ़ जाएगा 10% से, तो उसको एवरी क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसको विद इन द लिमिट ऑफ 10% लेके आ जाएगा,
और इसी तरह से अगर किसी का 3% से ड्रॉप होगा उसको भी 3% पे लेके आया गया। फिर इसी तरह से हम जो रिकंस्टिट्यूशन होगी इस इंडेक्स की दैट विल बी ऑन अ सेमी एनुअली बेसिस, और इसका मतलब भी जिशान साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टॉक्स जो दोबारा से क्राइटेरिया को रन किया जाएगा जो उसका पार्ट होंगे, और वो स्टॉक्स जो कि लिक्विडिटी का या मार्केट कैप की कंडीशंस को मीट नहीं करेंगे वो इसमें एग्जिट कर जाएंगे, और जो इसमें मे बी कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि इसके पार्ट बन जाएंगे। तो ये एवरी सेमी एनुअली बेसिस के ऊपर इसको किया जाएगा। और हमने यहाँ पे डेट मेंशन किया कि रीबैलेंसिंग इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में होगी हमारे इस फंड की, और जो रिकंस्टिट्यूशन होगी इट विल बी इन जनवरी एंड जुलाई ऑन अ सेमी एनुअली बेसिस। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम इंडेक्स को देखें तो हमने 5 फिल्टर्स बेसिकली लगाए हैं इसके अंदर, जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे, अपने रिकंस्टिट्यूट कर रहे होंगे हमारे इस इंडेक्स को। फर्स्ट इज के स्टॉक शेयर विद द पार्ट ऑफ ASE 100 इंडेक्स। फिर उसके बेसिस के ऊपर हम टॉप 30 स्टॉक्स को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि इनका जो लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए एवरेज डेली टर्नओवर क्या है इन स्टॉक्स का, और जो एक साल की हम जो लास्ट हम देखेंगे उसमें 100,000 शेयर्स ट्रेड होने चाहिए एवरेज, लेकिन किसी भी दिन किसी स्टॉक का 10,000 से कम शेयर ट्रेड ना हो रहे हो, क्योंकि इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है जो जरूरी है वो ETF के लिए, वो ये है कि इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड हो रहे होंगे, क्योंकि एक बास्केट है, उस बास्केट को ट्रेड होना है, तो वो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी ट्रेडेड वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि जो भी AP होगा या मार्केट मेकर होगा वो उनको खरीद सके, ताकि बास्केट बना सके। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो उनका जो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है उनका अच्छा होना चाहिए, तो इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए इन फिल्टर्स को हमने लगाया है। फिर जो भी स्टॉक्स इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे, टॉप 15 स्टॉक्स, उसको हम वो हमारे पार्ट बन जाएंगे इंडेक्स का। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करूं कि जो वेटेज असाइन होंगी जब हम फाइनल स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, वो 50% वेटेज विल बी गिवन टू द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और रिमेनिंग 50% वेटेज विल बी गिवन टू द एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो है उसको, ताकि अगेन लिक्विडिटी भी हो और टॉप स्टॉक्स। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस जब हमने ये इंडेक्स को क्रिएट किया है, तो इस टाइम के ऊपर जो हमारा, चूंकि हमने न्यूली लॉन्च्ड है हमारा फंड, तो इस वक्त जो वेटेज था इसको वो कमर्शियल बैंक्स कंप्राइज करते हैं 30% वेटेज के साथ, एंड एज बीन लुक एट द सेक्टर वाइज, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 24%, फर्टिलाइजर 20%, सीमेंट 10%, OMC सेक्टर जो है वो 9% वेटेज है हमारे इंडेक्स के अंदर, जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो 7% कंस्टिट्यूट करती है हमारे इंडेक्स के अंदर। सो यू कैन वेल सी के हमारा जो इंडेक्स है जब इसको कंस्टिट्यूट किया है, इसके अंदर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड इन टर्म ऑफ सेक्टोरल एलोकेशन। मूविंग ऑन, अगर हम इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं 15 एज मेंशन के हमने टॉप 15 कंपनीज को सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। वहाँ पे लकी सीमेंट इज अ टॉप होल्डिंग इन आवर इंडेक्स जिसका 10% वेटेज है, फिर एंग्रो है जिसका 9% है। सिमिलरली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इन द मैटर ऑफ टाइम। सो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम स्टॉक है का वेटेज है वो 3%, बैंक अल-फलाह मीज़ान बैंक 3% है, तो 10% to 3% जो भी जैसे हमारा क्राइटेरिया उसके मुताबिक। और इसी तरह से जो क्रिएशन बास्केट हमने की है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं कि उनका जो वेटेज है वो किस तरह से आ रहा है कि जो 100,000 की बास्केट हुई है और 10,000 यूनिट्स की उसमें हर एक स्टॉक्स को भी वेटेज दिया गया है। इसी तरह से हमने जब इसको रन किया है तो हमारी जो डिविडेंड यील्ड बन रही है हमारे इस इंडेक्स की दैट इज 6.7%, और अर्निंग्स यील्ड दैट इज द रिवर्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उससे भी आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन 15% हमारी अर्निंग्स यील्ड इस पोर्टफोलियो की बन रही है। सो आज अराउंड 7% की डिविडेंड यील्ड हमारी इस बास्केट की है, और अर्निंग्स यील्ड जो है वो 15% है, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं एक्सक्यूज मी, तो इस वक्त 7% ट्रेजरी बिल्स की यील्ड है, और 10 ईयर PIBs यील्डिंग 10%। बट अगर आप देखें तो अर्निंग्स यील्ड हमारे इस बास्केट की जो है वो 15% है, और वेरी हेल्दी डिविडेंड यील्ड ऑफ %। अगर हम मूव ऑन करें और नेक्स्ट में देखें तो कुछ कथा कलामी माफ सजाद सब, थोड़ा सा अगर आप इसको रैप अप कर लें ताकि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन आंसर का मौका दे देंगे। थैंक यू। आई एम ऑलमोस्ट डन।
जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, हमारे इंडेक्स की जो सिंबल है NBPPG ETF है, और जो मैनेजमेंट फी है हमारी 0.75% पर एनम है, और एक्सपेंस रेशियो अप टू 2.5%। ये भी अगेन इफ यू वांट टू एक्सेस थ्रू PXS पोर्टल, तो जहाँ पे ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग कंस्टिट्यूएंट्स, रिगार्डिंग मेथोडोलॉजी फॉर इंडेक्स। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो PXS के ऊपर अवेलेबल है। वाई इन्वेस्ट इन NBP ग्रोथ ETF? एक तो यह कि हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एज मेंशन 15 स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप कंपनीज, 6 सेक्टर जो कि एक रिप्रेजेंटिंग द ऑलमोस्ट वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ द मार्केट। और इसमें अगेन द पॉइंट है ऑलरेडी हैज बीन हाईलाइटेड कि इंस्टेड ऑफ किसी एक स्टॉक के ऊपर एक्सपोजर को आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मिलता है, जहां पे रिस्क मिटिगेशन के लिए देन ये फंड जो है वो ओवरसीन बाय द प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का, एवरीबॉडी नोज। देन सर्विस क्वालिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। और एक और चीज जो पहले भी बहुत हाईलाइट हुई है बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हाईलाइट करना चाहिए फिर भी, वो ये है कि इसकी लोअर मैनेजमेंट फी है ऑब्वियसली वर्सेस द कंपेरेबल म्यूचुअल फंड, सो दैट इज द बेनिफिट। सो जैसे मेंशन किया, क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ साहब। आप काइंडली मुझे वापस अगर होस्ट बना दें या तो फिर जिनके क्वेश्चन आंसर हों आप इसमें के क्वेश्चंस मेरे पास थे वो ऑलमोस्ट जितने भी मोस्टली हमारी डिस्कशन हुई उसमें आंसर्ड हैं, तो विल स्ट्रेट गो टू द ऑडियंस। सामीन से पूछते हैं जो जो सवालात हैं, मेरे ख्याल विल गो दैट उस तरह से अगर हम करें तो बेहतर होगा। सिराज साहब आप अगर मुझे होस्ट बना दें तो फिर जो क्वेश्चन जिनके हैं हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी किसी का क्वेश्चन है कोई तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, रेज हैंड कर ले तो। हुसैन ठाकुर साहब हैं, हसनैन ठाकुर साहब, उनका रेज हैंड है, तो एनी क्वेश्चन? जब तक ये कोई क्वेश्चन आता है आवाज नहीं आ रही है उन्होंने तो नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है किसी ने। जी एक अजीम खान साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम अजीम है, मैं मार्गला फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले तो इस वजह से सबसे पहले तो भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जब आप लोगों ने ये डिज़ाइन किए थे तो आपका क्या गोल था? क्या आपने, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंडेक्स है कि ESG 100 इंडेक्स, इसको मिमिक करना है या इसको बीट करना है? आपका गोल क्या था उस वक्त? दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क के हवाले से जब आपने बैक टेस्टिंग की है तो काइंडली हमें कहीं ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आपके ETFs का बेटा वगैरह क्या है या रिस्क फैक्टर्स क्या रहे हैं, अगर हम डिटरमिन करना चाहें सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के हवाले से। तीसरी चीज़ ये है कि जो आप लोगों ने बैक टेस्टिंग की है, चूँकि अभी आपके इतने शॉर्ट पीरियड हुआ है तो इसकी कोई अभी हम परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने तो बहुत एक्सटेंसिव बैक टेस्टिंग की होगी, 5 ईयर 10 ईयर 1 ईयर जो भी है, क्या वो डेटा आप कभी हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं या कहीं पे मौजूद हो सकता है कि अगर कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो तो बजाय उसके कि उसको पिछले 2 महीने का दिखाया जाए या 3 महीने का दिखाया जाए, कहा जाए कि भाई ये देखें 5 ईयर परफॉर्मेंस इसकी ये थी, 10 ईयर परफॉर्मेंस इसकी ये रही है, इसने मार्केट को बीट किया है नहीं किया है, क्या हो रहा है। तो अगर उस हवाले से कुछ हो सके कि कोई एनालिसिस करना चाहे फर्दर, तो बजाय इसके कि 2-3 महीने की खाली बात हो और हम कहें कि जी ये एक अननोन है, NGI PF इंडेक्स है, उसको देख लें, क्योंकि सारी दुनिया तो सिर्फ जानती है कि ऐसी 100 इंडेक्स, कि ऐसी 30 इंडेक्स या KMI इंडेक्स, अगर उसको शरिया में इंटरेस्ट है, उसको ये नए इंडेक्सेस का नहीं पता लगेगा।
तो काइंडली कोरिलेशन इन इंडेक्सेस के साथ आपकी स्ट्रैटेजी के मिमिक करना है, बीट करना है, क्या करना है, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा गाइड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये इसी तरह कि अगर आपकी म्यूचुअल फंड में कोई नया म्यूचुअल फंड अगर आप ला रहे हैं तो नई स्ट्रैटेजी है, तो हाउ डू यू टॉक टू योर कस्टमर्स? तो एनीवन फ्रॉम आवर पैनल वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? मैं स्टार्ट कर देता हूँ मेरा ख्याल है, देन बाकी फिर उसके बाद बाकी पार्टिसिपेंट्स में ऐड ऑन भी कर ले। जो इंफॉर्मेशन अजीम साहब कह रहे हैं दैट इज लार्जली अवेलेबल एंड वो हम PSX से भी शेयर कर लेंगे, बाकी ब्रोकर्स के साथ भी हम शेयर कर लेंगे। बट जो बेसिक ETF का जो आइडिया है वो है लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइन। तो आमतौर पे हमने देखा ये है कि जब आप KC 100 के कुछ स्टॉक्स छोड़ दें तो कुछ स्टॉक्स उसमें इलिक्विड होंगे और काफ़ी सारे होंगे। और आइडिया ये है कि बिकॉज ETFs नॉर्मली जिस इंडेक्स को करते हैं उसको लिक्विड होना चाहिए ताकि स्प्रेड्स भी कम रहें और सारा कुछ। तो UBL ETF जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। उसमें एक ये ज़रूर था कि उसकी कोरिलेशन काफ़ी हाई हो विद दी KC। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, KC 100 KC 30 लोग जानते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन एज क्लोज एज पॉसिबल हो, बट साइमल्टेनियसली ये भी ज़रूर हो कि जो अंडरलाइंग है वो शुड बी वेरी लिक्विड, ताकि ये ना हो कि इम्पैक्ट कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। और बिकॉज अगर आप देखें हिस्टोरिकली दुनिया भर में जब क्लोज एंड फंड हुआ करते थे तो देयर वर टाइम्स जहाँ पे उनकी लिक्विडिटी मार्केट से ड्राई आउट हो गई थी और उनकी जो NAV और मार्केट प्राइस थी उसका जो गैप था वो काफ़ी वाइडन हो गया था। और ETFs बिकॉज सक्सेसफुल इसलिए हैं कि वो बहुत लिक्विड होते हैं, इजी टू एंटर इजी टू एग्जिट होते हैं। और जब हम कहते हैं कि यू ट्रेड लाइक ए स्टॉक, तो आप बेसिकली इम्प्लाई ये कर रहे होते हैं कि वो जिस तरह अंडरलाइन की लिक्विडिटी है उस तरह उसके ETF की लिक्विडिटी हो। So answering the question, while when we were designing this, one of the idea was to make it close to what KC or 100 or 30 does, but on top of it, most importantly, अगर थोड़ा सा correlation से, for example, मेरे फंड का 95% है with KC 100, but मेरी उतनी इंपॉर्टेंस जो है वो अंडरलाइंग स्टॉक्स की लिक्विडिटी पे। दैट इज व्हाई हमने एज UBL ये सोचा कि जो टॉप 9 स्टॉक्स हैं उसको कैप कर दिया जाए इस इंडेक्स को, ताकि लिक्विडिटी वाला जो टारगेट है वो भी अचीव हो। सो बोथ ऑब्जेक्टिव्स वी ट्राई टू मेक। बाकी अगर कोई पार्टिसिपेंट्स में हाईलाइट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद शोएब फ्रॉम अल मीज़ान। मैं ज़ीशान की बात को ही आगे चलाऊंगा कि जो प्राइमरी कंसिडरेशन ETF के लिए, क्योंकि ये एक तरह का कह सकते हैं कि क्लोज एंड फंड का स्ट्रक्चर भी होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई ये लिक्विड होना चाहिए बड़ा। और आपको पता है कि हमारी मार्केट में लिक्विडिटी जो है ना वो किसी भी मार्केट की तरह कॉन्स्टेंटली हाई नहीं रहती, कभी हाई हो जाती है कभी लो हो जाती है। लेकिन हमारी मार्केट में एक जो बुनियादी तौर पे डेप्थ की जो कमी है बिकॉज ऑफ लोअर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, वो ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो है अक्सर औकात वो इलिक्विड हो जाते हैं। अब चूँकि इसमें ETF में का ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत ही लिक्विड प्रोडक्ट हो और बहुत ही ईज़ ऑफ एंट्री और एग्जिट हो इन्वेस्टर के लिए, तो इसीलिए उसको सबसे बुनियादी क्राइटेरिया जब बनाते हुए रखा जाता है वो ये है कि लिक्विडिटी। तो मैं ये शेयर कर लूँ कि जब हमने KMI 30 इंडेक्स लॉन्च किया तो हमारा इरादा था कि हम उसके ऊपर ETF लॉन्च करेंगे और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। वो 30 स्टॉक्स थे। आपने चूँकि वो लिस्ट देखी हुई होगी, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि उन 30 स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें अगेन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे इलिक्विड है और उसमें अगर ETF के यूनिट क्रिएट करने हो या ख़त्म करने हो तो उसको ख़रीदना या बेचना इतना आसान नहीं है और उसकी वजह से उसके प्राइस इम्पैक्ट जिसको कहते हैं वो बहुत हाई होगा। तो इसीलिए फिर हमने ये नतीजा निकाला कि बजाय 30 स्टॉक्स के 12 स्टॉक जो हैं हाईली लिक्विड हैं उनको सिलेक्ट किया जाए। और इसी बुनियाद पे एक तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन था, लिक्विडिटी था, मार्केट कैपिटलाइजेशन था और दूसरा जो एक और बात जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया जिसका कि जो KMI 30 के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके 70% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन को ये 12 स्टॉक जो है मीज़ान इंडेक्स ETF इंडेक्स जो है या मीज़ान ETF प्रोडक्ट जो है वो उसको कैप्चर करता है।
जहाँ तक आपने बैक ट्रैकिंग की सवाल पूछा, तो 10 साल की बैक ट्रैकिंग हमने रिटर्न के बेस पे मैंने आपसे प्रेजेंटेशन में शेयर कर ली। इसके अलावा जो रिस्क के पर्सपेक्टिव से अभी मेरे पास इमीडिएटली डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमें अलमीज़ान में कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको उसका बीटा वगैरह भी 10 साल का वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल है सेटिस्फैक्टोरली ये सवाल आंसर हो गया है। तो हम आगे चलते हैं। अफरोज अली मर्चेंट साहब हैं, इनका कोई क्वेश्चन है। अफरोज साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए। हसन साहब सॉरी, मैं एक छोटा सा ऐड कर दूं अगर जी प्लीज। कि एक तो ये कि जो ट्रैकिंग एरर और परफॉर्मेंस जब से सिंस इंसेप्शन और वेरियस बेंचमार्क्स के अगेंस्ट जो है वो हमारी एफएमआर मंथली बेसिस पे पब्लिश होती है, तो वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। बाकी वही है कि देखें, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी शेयर किया कि एक तरफ 12 स्टॉक्स हैं जो कि लिक्विड भी हैं, इजीली एक्सेसिबल भी हैं, वो आपको 2/3 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट दे रहे हैं, जो कि बाकी 88 स्टॉक्स रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द 1/3. So ensuring liquidity and providing a decent return is probably more important than beating the benchmark. तो even though कि strive करना है उसको, लेकिन जैसे बाकी participants ने भी कहा कि liquidity ensure करना is one of the major criteria of any ETF. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I hope are you able to listen to me? Hello. जी बिल्कुल, आपकी आवाज Assalamu alaikum ji. I am Afroz Merchant from Merchant Investments. First of all, I would like to congratulate all these 4 organizations and of course Pakistan Stock Exchange under this marketing department, Hassan Raza and market makers, because ETF has been a very highly successful product that we have seen all over the world. And the only thing that, we are not even able to look at volumes. I think there are 2 reasons, and I would suggest if all of you and Hassan Raza from marketing can work on it, perhaps, the first 2 ETFs were launched perhaps not at a very good time. Maybe, the market was very low. The sentiments were very low. Market was trading around 30,000 index, and then market has recovered. And I was expecting perhaps there would be volumes in these ETFs, but there is one reason, and I'm sure you all are aware that if you see 10 top volumes every day, because I think these constituents have been very nicely and comprehensively selected by all these leading mutual funds, asset management companies. But unfortunately, in our market, that if you look at top 10 volumes every day, those are not blue chips. And you, in your constituents, comprise blue chips, and being, one of the oldest and most conservative risk-averse brokerage house, we believe in blue chips only. Hassan Raza will have to do a lot of work. Here, I think PSX has to do a lot of work. Asset management companies have done it. How to change the culture of investors in this country, where you find, 80% of our volumes are not going into blue chips every day. If you see top 10 volumes every day, top 10 scripts, there is not a single script which would, be part of the constituents of all these 4 ETFs. To here, I think there is a need to change the culture of people. I do my best at my level on the media, but still, people are not into investing in blue chips, unfortunately, in this country, where I think stock exchange and CDC and CPL, through different roadshows, they could, convince people how to invest in those dividend giving stocks, which is not happening. If you look at just only yesterday's top 10 volumes, leaders, not a single stock, I would categorize those in blue chip. And it will not be part of all the 4, ETFs that constituents जो आपने बताए हैं, उसका हिस्सा हो. तो ये मेरी आपसे एक request है. But congratulations. It has been a pipeline for a number of years. And congratulations to all of you for introducing 4 ETFs in such a short period of time. Thank you.
थैंक यू वेरी मच अफरोज साहब, आपने बड़े यानी कॉम्प्रिहेंसिवली उसको कवर किया। यकीनन ये हमारे पास एक चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का भी है, मार्केट डायनामिक्स भी हैं, और इस पे यकीनन हम लोग काम कर रहे हैं। इफ एनीवन वांट्स टू ऐड कमेंट्स टू अफरोज अली साहब सजेशंस, प्लीज। यस हसन भाई, मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा बीइंग द CIO। देखें, एक चीज़ तो उन्होंने मेंशन की कि वॉल्यूम आजकल बहुत ज़्यादा है सेकंड टियर एंड थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर, और हार्ड जो वॉल्यूम है ब्लू चिप कंपनीज के अंदर वो कम है, और वही ब्लू चिप कंपनीज जो है हमारे ETF का हिस्सा है। ये उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो इसमें देखें, एक चीज़ यह कि मार्केट के डायनामिक्स होते हैं, मार्केट साइकिल्स होते हैं, जहाँ पे किस तरह के स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे लिक्विडिटी आती है और इन्वेस्टर्स को अच्छे लगते हैं। क्यों लिक्विडिटी आ रही है? बिकॉज इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट। तो मार्केट साइकिल ऐसा था कि जहाँ पे डाउन साइकिल के अंदर, जहाँ पे इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होता है वो ग्रोथ स्टॉक्स पहले परफॉर्म करते हैं, वैल्यू परफॉर्म डजंट परफॉर्म वेल इन दिस मार्केट साइकिल। तो इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको रिटर्न नजर आ रहा है उन स्टॉक्स के अंदर। तो ये मार्केट साइकिल है। तो जो हमने ETF लॉन्च किए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मार्केट साइकिल के लिए नहीं लॉन्च किए, वो ऑब्वियसली ये परफॉर्म करेंगे हर मार्केट साइकिल के अंदर, ये प्रोडक्ट जो है वो चलेंगी। तो पहली बात तो यह है कि जाहिर है जब उनका टाइम आएगा, जब इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, जब जो है ना हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी, तो एक टाइम आता है जहां पे वैल्यू स्टॉक्स के अंदर ज्यादा वॉल्यूम नजर आ रहा होगा, वही स्टॉक्स अच्छे रिटर्न दे रहे होंगे। तो ये तो पहली बात तो कि मार्केट साइकिल डिफरेंट होते हैं, जहां पे डिफरेंट स्ट्रेटजी या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक या डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना उनकी परफॉर्मेंस आती है, कि जहां पे जो स्मॉल स्टॉक्स होते हैं, जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं इनिशियल जब भी इकोनॉमिक रिकवरी या मार्केट रिकवरी आती है उसके अंदर। फिर एक स्टेज आती है जहां पे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब परफॉर्म करते हैं, जब वो कैचअप करते हैं ऑफ द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस, तो वो सेकंड स्टेज आती है जहां पे वैल्यू स्टॉक्स ज्वाइन करते हैं, और फिर मार्केट एक्सपेंशन साइकिल आता है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ रही होती है। तो ये जहां के ऊपर परफॉर्म करते हैं। और जैसे मेंशन किया कि चूंकि ETF जो है इट्स अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसमें लिक्विडिटी का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैंने मेंशन भी किया था अपने जब प्रेजेंटेशन के अंदर कि 50% वेटेज इज गिवन टू द मार्केट कैप एंड 50% टू द लिक्विडिटी। अब देखें, ये जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ETF कि आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर एक बास्केट को परचेज कर सकते हैं, एक इंडेक्स के एक को खरीद के। तो ये जो लग्जरी है, इसके लिए जरूरी है कि लिक्विडिटी मौजूद हो। जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट होंगे, मार्केट मेकर जो है, वो जो उसको चाहिए, उसको ये होगा जब वो आप बाय करता है इन्वेस्टर किसी भी ETF को, किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो ये जो मार्केट मेकर है उसने उसके अंदर लिक्विडिटी भी तो प्रोवाइड करनी है। तो ये बड़ी जरूरी है। अगर वो देखें, अगर किसी काम नहीं हो रहा ऐसे पीरियड के अंदर, तो वो इसको लिक्विडिटी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर लिक्विडिटी का एलिमेंट ETF के अंदर, कोई भी ETF हो, उसमें बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आया है कि डिविडेंड्स, तो मेरे ख्याल में तमाम जो ETFs यहाँ पे हैं ये भी अपने टाइम पर जो डिविडेंड्स रिसीव करेंगे वो आगे डिविडेंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पे ब्रीफली अगर कोई कमेंट देना चाहे। और इसके बाद एक क्वेश्चन है कि leverage available as other stocks on MTS और फ्यूचर काउंटर। तो ETF को भी हम फ्यूचर काउंटर में लेके आएंगे, और ETF के ऊपर MES एलिजिबल तो ये है ऑलरेडी, और MTS पे भी इस पे हमने टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह फ्यूचर और MTS में ये अवेलेबल हो जाएगा। डिविडेंड्स पे अगर कोई कमेंट देना चाहे। मैं देता हूँ हसन। इसमें क्योंकि फंड लीगली ओपन एंड फंड ही है, सो फंड के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो फंड की अकाउंटिंग इनकम है, जो P&L है फंड का, उसका एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन्स, सो बाकी फिर P&L में अगर आप देखें तो फंड की डिविडेंड इनकम जो वो अंडरलाइंग शेयर से आ रही है, लेस द एक्सपेंसेस ऑफ द फंड। तो जो नेट इनकम है उसका 90% हर साल हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज फंड एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स से। और उसकी जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि हम 90% ऑफ द फंड्स इनकम दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड। जो भी फंड की बुक्स में अंडरलाइंग से डिविडेंड आएगा माइनस द एक्सपेंसेस, उसका मिनिमम 90% जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड टू द यूनिट होल्डर्स वो डिस्ट्रीब्यूट हमें करना होगा। And this applies to all the ETFs because legally ये सारे open end funds हैं।
चलें, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन किसी की तरफ से हो? ये तो एक शोएब साहब, आप थोड़ा सा बताएंगे कि मार्केट मेकिंग जो एक फंक्शन है जिसके लिए एक्सचेंज ने मार्केट मेकर को ETF की ब्लैंक सेलिंग भी अलाउ की है और शॉर्ट सेलिंग भी अलाउ किया है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये शरिया में अलाउ नहीं होती। तो हाउ डिड यू ओवरकम दिस? में भी ब्रीफली अगर आप हमारे सामीन को बताना चाहेंगे, ये शरिया कंप्लायंट फंड है और किस तरीके से इस पे मार्केट मेकिंग की जा रही है, व्हाटएवर यू लाइक टू शेयर। थैंक यू। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने, चूँकि शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स में ना तो ब्लैंक सेलिंग अलाउड होती है, ना शॉर्ट सेलिंग अलाउड होती है, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, वो एक सप्लीमेंट्री रोल यहाँ पे प्ले कर रही है मार्केट मेकर के साथ, ताकि जो, और उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है ताकि ये जो शॉर्ट सेलिंग और ब्लैंक सेलिंग की जो अगर सिचुएशन को अराइज होती है तो उसको मिटिगेट किया जा सके। इसकी टेक्निकल डिटेल्स बड़ी लंबी हैं शरिया के पर्सपेक्टिव से, तो वो ज़ाहिर है मैं वो नहीं इस वक्त डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम ले लेगी। लेकिन बुनियादी तौर पे हमने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है शरिया स्कॉलर के साथ मिल के, रेगुलेटर के साथ मिल के और मार्केट मेकर के साथ मिल के, ताकि इसको मिटिगेट किया जा सके और उसकी भी ज़रूरत पेश ना आए। I hope this answers your question. थैंक यू वेरी मच। वसीम साहब, आप थोड़ा सा अगर हमारे सामीन को बताएं कि ये जो टैक्स बेनिफिट है ETF के इन्वेस्टर्स के लिए, क्या इस पे कोई काम हो रहा है या कोई टैक्स बेनिफिट इनको म्यूचुअल फंड्स की तर्ज पे अवेलेबल है, या इस पे कुछ अगर आप रोशनी डालना चाहें? जी, देखिए म्यूचुअल फंड्स को वैसे तो 2 साल की होल्डिंग के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल है, लेकिन अभी जो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग वो ETF होल्डर्स को अभी फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उसकी ओनरशिप डिटरमाइन करना इज नॉट एज सिंपल एज ए नॉर्मल म्यूचुअल फंड। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अप दिस मैटर एट वेरियस फोरम्स के इस बेनिफिट को जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अवेलेबल है, किस तरह से किसी तरह ETF के होल्डर्स को भी अवेलेबल किया जा सके। हसन साहब, एक चीज अगर मैं एक पॉइंट अगर विद योर परमिशन, मेरा ख्याल है कि एक गिवन दी ऑडियंस जो कि ज्यादातर ब्रोकर कम्युनिटी है, एक चीज पे अगर सारे पैनलिस्ट थोड़ा तो डिस्कशन ये करें कि ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट और मार्केट मेकर में क्या डिफरेंस है, बिकॉज आई थिंक एक रोल है विच इज द ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अ मार्केट मेकर रोल, बट मेरा ख्याल है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ये है कि बोथ ऑफ देम आर द सेम। तो आई थिंक ये थोड़ा सा सब लोग इस पे अगर रोशनी डाल दें कि इट्स नॉट द सेम, नंबर वन, और इस तरह की अगर कोई मार्केट मेकर के एंड पे कोई फाइनेंशियल या किसी किस्म की लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट मेकिंग है, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एन ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट जो कि मार्केट मेकिंग ना करना चाहे और सिर्फ एज एन ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट। थोड़ा सा मैं ब्रीफली ये बता दूं कि ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट के को ये बेनिफिट है कि वो डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाके अपने क्लाइंट्स के लिए इशुएंस एंड रिडेम्पशन करवा सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द AMC। तो उसको किसी मार्केट मेकर के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, ही सिंपली हैज टू बाय द बास्केट फ्रॉम द मार्केट, डिलीवर इट टू द AMC एंड गेट यूनिट्स इशूड फॉर देयर क्लाइंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द AMC। तो एक उनको काफी बेनिफिट है एंड आई थिंक दैट विल help them pitch that this product to clients as well. तो अगर बाकी भी तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर ली जाए ताकि रोल क्लियर हो जाए। थैंक यू। ठीक है जी, बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है। चूंकि ट्रक होल्डर्स हैं मोस्टली, तो जैसे आपने कहा कि मार्केट मेकर की एक ऑब्लिगेशन है कि उसने मार्केट में बाय और सेल की अवेलेबिलिटी मौजूद रखनी है। इस सिलसिले में एक्सचेंज ने जो इंसेंटिव दिए हैं मार्केट मेकर को, सिस्टम डेवलप किया है, वो इस तरह से है कि मार्केट मेकर से जो लागा है, जो जितनी भी मार्केट मेकिंग रिलेटेड बाय और सेल है, उस पर कोई लागा मार्केट मेकर से चार्ज नहीं किया जाता, और जो काउंटर पार्टी लागा है जिससे मार्केट मेकर खरीद रहा है या जिसको बेच रहा है, उससे जो एक्सचेंज लागा अर्न करती है, उसका 50% एज ए मॉनेटरी बेनिफिट वो हम मार्केट मेकर के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटी एक मार्केट मेकर को है कि वो अपने रिस्क को हेज कर सकता है, यानी अगर उसको ETF बेचना है
तो वो ETF को बेच सकता है और साथ ही अंडरलाइंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको खरीद सकता है और T+2 पे ETF बनवा के वो ETF की जो शॉर्ट सेल है उसको पूरा कर सकता है। इसमें अपना रिस्क को हेज कर लेता है, तो जो उसका प्रॉफिट है वो सॉर्ट ऑफ लॉक हो जाता है। 100% नहीं होता, लेकिन थोड़ा सी डिफरेंस है, वो प्रॉफिट पूरा उसका लॉक हो जाता है। इसी तरह एक और फैसिलिटी जो मार्केट मेकर को एक्सचेंज ने प्रोवाइड की है कि वो मार्केट मेकर जो APV हैं, मोस्टली पाकिस्तान में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा कि मार्केट मेकर ऑथोराइज पार्टिसिपेंट भी हो। तो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट की कैपेसिटी में मार्केट मेकर अगर देखता है कि आर्बिट्राज है किसी दो प्राइस और ETF के अंदर, तो वो बाय और सेल, शॉर्ट सेल और ब्लैंक सेल कर सकता है। ये जो शॉर्ट सेल है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ये ETF को एक प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तस्वुर कर लेता है फ्रॉम एक्सचेंज रेगुलेशन पर्सपेक्टिव, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ मार्केट मेकर के लिए है। ऑथोराइज पार्टिसिपेंट भी इसको कर सकते हैं, वो चूंकि मार्केट मेकर एक लायबिलिटी उठाता है, एक जिम्मेदारी अदा कर रहा है, तो उसके लिए ये फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है। ऑथोराइज पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं अगर उनके पास पहले से इन्वेंटरी मौजूद हो। अगर मौजूद ना भी हो तो SLB मार्केट में जाके एक ऑथोराइज पार्टिसिपेंट या NDM के थ्रू वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है और बास्केट भी ले सकता है, बास्केट बेच भी सकता है। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म ये मौजूद है। जैसे आपने कहा वसीम साहब, बिल्कुल सही है। किसी भी ट्रैक होल्डर को अगर ऑथोराइज पार्टिसिपेंट बनना है तो वो सिंपली AMC से कांटेक्ट करे और AMC से एक एग्रीमेंट करे और वो उसके लिए अपने क्लाइंट्स के लिए बाय और सेल डायरेक्टली क्रिएशन करवा सकता है, रिडेम्पशन करवा सकता है। और अगर इसमें जिशान साहब आप कुछ ऐड करना चाहें या सजाद साहब या मैं इसमें जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट है ये एग्रीमेंट बिकॉज बायलैटरल है, जैसे आप कह रहे हैं AMC और AP का, बट ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। सो कोई लीगल इसके अलावा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपने यूनिट्स आज ले लिए तो कल वापस आना जरूरी है या मार्केट मेकिंग करनी जरूरी है। सो वो मेरा ख्याल है अभी जो थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जो AP बनने के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है, कुछ एग्रीमेंट्स हो भी गए हैं। ये कि आपकी क्लाइंट्स को अगर आपने यूनिट से लाना है तो बस इट्स जस्ट योर वे ऑफ डीलिंग विद द AMC, बिकॉज ये इनका ट्रांजैक्शन होनी है। मार्केट मेकिंग में तो फिर आपकी जाहिर है बेनिफिट्स भी हैं बट साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सो वो थोड़ा एक बाइफरकेट करना जरूरी है। जैसे वसीम कह रहे थे कि ये कंफ्यूजन रहता है कि ये दो एक ही लोग हैं, बट ये जाहिर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क हैं। मार्केट मेकिंग एग्रीमेंट तो आई थिंक वो इट्स ओनली बिटवीन द मार्केट मेकर एंड द PSX। असल एक चीज मैं अगर कहूँ, जो आपने इंट्रो के टाइम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन था, तो जो वो एक फंडामेंटल आप INAV की बात कर रहे थे, जो कि रेफरेंस प्राइस है किसी भी क्लाइंट के लिए ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप सुबह 10 बजे जाके अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपको ETF का यूनिट या बाय सेल करना है, तो उस वक्त ये डिटरमिन करना कि आपको किस प्राइस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन करनी है, उसकी जो रेफरेंस प्राइस है वो INAV है। उस वक्त थोड़ी सी आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो गई थी, तो आई थॉट ये जरा इस पर दोबारा हम बात कर लें कि बिकॉज ये इंडेक्स फंड्स हैं। सो एक यूनिट ऑफ ETF हमें पता होता है कि उसके अंडरलाइन जो है वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनका क्या प्रोपोर्शन है इन द यूनिट। सो हमने फॉर एग्जांपल UBL ने आउटसोर्स कर दिया है ये टू PSX के PSX ये कैलकुलेट करता है INAV। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट खुलती है और जैसे ही अंडरलाइन प्राइस चेंज होना शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वैसे वैसे INAV जो है वो मूव होना शुरू होती है। सो अगर आप किसी वक्त ये बाई सेल का डिसीजन कर रहे हैं ETF यूनिट का फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, तो आपके सामने एक रेफरेंस प्राइस उस पॉइंट इन टाइम की होगी, इंडिकेटिव INAV जो होगी, जिसको देख के आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको किस प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन करनी है ETF की, जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड से थोड़ी मुख्तलिफ है। ओपन एंड फंड जो हमारे होते हैं वो तो दिन में एक दफा डे एंड की प्राइस अनाउंस करते हैं, whereas ETF जो है वो सॉर्ट ऑफ नॉट एग्जैक्टली रियल टाइम बट इंडिकेटिव NAV एट रेगुलर इंटरवल जो है वो अनाउंस कर रहा होता है, और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है और आपको शायद कैट स्क्रीन पे ये सामने दिख भी रहा होता है। तो मैंने कहा ये थोड़ा इसको एम्फसाइज कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जैसे जिशान साहब ने कहा कि लेकिन एक चीज में देख लो कि इंडिकेटिव NAV के ऊपर शायद ट्रेड नहीं हो रहा होगा एग्जैक्टली। जो आप बाय एंड सेल करेंगे उसमें
एक स्प्रेड जो है वो ऐड हो रहा होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इन्वेस्टर्स को कि ये मुझे उसी प्राइस के ऊपर क्यों नहीं मिल रहा। तो उसके अंदर एक स्प्रेड जो है वो ऐड होगा अप टू 3% जो मैक्स है, लेकिन आजकल जैसे हम जो देख रहे हैं वो लेस देन 1% का स्प्रेड ऐड होता है जो है ना एपी वो ऐड करता है उसके अंदर। तो जो भी यूनिट इश्यू होंगे उसके अंदर थोड़ा सा ये थोड़ी डेविएशन होगी उसके अंदर कि एग्जैक्टली उसी प्राइस के ऊपर नहीं हो रहा। आल्दो कि वो जैसे मेंशन हुआ है, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट ने इस पे बात किया कि हर 15 सेकंड के अंदर जो है वो अपडेट हो रही होती है इंडिकेटिव नैव बेस्ड ऑन जो परफॉर्मेंस है अंडरलाइंग कंस्टिट्यूएंट्स उनकी बेसिस के ऊपर। लेकिन जो एक्चुअली जो यूनिट इशू हो रहे होंगे वो उससे थोड़ी सी डिफरेंस प्राइस होगी जिसके अंदर जो स्प्रेड होगा बिड एंड आस्क स्प्रेड उसके अंदर ऐड हो रहा होगा और दैट इज वेयर द मार्केट मेकर उसको जो है वो रिटर्न मिल रहा होता कि उसको बिड और आस्क का स्प्रेड वो इसके ऐड करके। तो ये थोड़ा सा पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और वजाहत कर दूं कि जब आईनैब आ रही होती है तो आईनैब की कैलकुलेशन हमेशा लास्ट प्राइस की बेस पे हो रही होती है, जबकि जब ईटीएफ खरीदना और बेचना हो तो मार्केट मेकर को एक्चुअली एक बास्केट खरीदनी पड़ती है, एक बास्केट बेचनी पड़ती है। तो वो जो खरीद और फरोख्त का एक एवरेज प्राइस बनती है वो आईनैब से अमूमन ऊपर या नीचे होती है, क्योंकि आईनैब तो बिल्कुल टॉप की प्राइस होती है। तो एक तो वो डिफरेंस आ जाता है, उसकी वो एक नेचुरल स्प्रेड है जो आ जाता है। इसके अलावा अगर ज्यादा एक्टिविटी हो तो ये स्प्रेड श्रिंक हो जाता है, कम एक्टिविटी हो तो ये स्प्रेड एक लिमिट के अंदर बढ़ भी जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कोई स्टॉक देखते हैं ईटीएफ के अंदर 16% है, 15% है उसका वेट है और वो स्टॉक जो है उसको अपर लॉक लग गया है, तो अब आप वो स्टॉक खरीद नहीं पा रहे क्योंकि प्राइस उसकी लिमिट पे है। तो एक प्राइस डिस्कवरी के टूल के तौर पे ये इस तरह है कि आप अगर वो ईटीएफ खरीद लेते हैं, गिवन के बाकी जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे हैं और उनमें आपको कोई नेगेटिव इतना अप्रोच नहीं है, तो आप ईटीएफ के थ्रू वो जो लॉक्ड स्टॉक है उसका भी एक्सपोजर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ले सकते हैं। तो उस वजह से भी प्राइस उसकी आईनैब से ऊपर चली जाएगी क्योंकि आईनैब तो लास्ट प्राइस पे लॉक हो गई है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो ईटीएफ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, अगर कोई ऐड करना चाहे पैनलिस्ट में से प्लीज वसीम साहब। जी मैं ये कह रहा था कि जो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आईनैफ और जो प्राइस जिसके ऊपर वो ट्रेड होता है उसमें डिफरेंस दो तरह से आ सकता है। एक तो मार्केट मेकर अपना स्प्रेड रखे, एक कोई नॉर्मल इन्वेस्टर भी उसमें बाइंग सेलिंग। सो द ट्रेड विल बी बेस्ड ऑन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस प्रिवेलेंट इन द मार्केट, व्हाइल आईनैफ उसकी अंडरलाइंग बास्केट की वैल्यू। तो जो वर्ल्ड ओवर जो एक ईटीएफ्स एक बड़ी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है और बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है, फेवरेट प्रोडक्ट है इन्वेस्टर्स की, वो बिकॉज ऑफ द आर्बिट्राज है। और वो आर्बिट्राज इसी तरह ही क्रिएट होता है the difference between the INAV and the buying and selling price. So throughout the trading session आप उसको maybe there is an investor which wants to sell you बिल्कुल एक simple सा scenario अगर हम देखें कि जो selling price है that is lower than the INAV, so it makes it an attractive buy at that price. और maybe at some point during the day वो INAV से ऊपर आप कोई buyer खड़ा हुआ है जो उसको लेने को तैयार है। So this is a बहुत simple example है, but ये कि this is how the arbitrage works. So world over जो volumes जो generate होते हैं ETFs में वो इसी arbitrage की वजह से होते हैं, and investors end up making money on the volumes by trading frequently in ETFs, maybe at lower margins, but frequent trading throughout the trading session, taking advantage of the difference between the INAV and the market buying and selling price of ETFs. So that actually is a very attractive feature of ETFs. Thank you very much. If there is no other question, दोबारा एक hand raise है, अब hold कीजिएगा। जी अजीम साहब आपका क्वेश्चन है। जी मेरा एक फॉलो अप सा है क्वेश्चन, शायद थोड़ा स्टूपिड भी हो। ये बताइए कि एएमसीज के जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं क्या वो लीगली अपनी ही कंपनी के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यूज तो नहीं है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो ये फंड्स हैं आपके ईटीएफ सारे हैं
इनकी मार्केट कैप है 6 करोड़ 5 करोड़, इसका मतलब यह है कि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो आपके ETFs में इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो अक्सर लोग ये भी चेक करते हैं कि भाई स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है, तो फिलहाल स्मार्ट मनी ETFs में तो नहीं आ रही है, तो क्या कोई इसमें कोई लीगल हिंड्रेंस तो नहीं है कि क्या आपके ख्याल में क्या वजह है कि इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स इन ETFs में क्यों इंटरेस्टेड अभी नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन में आई है कि हम काफ़ी एक्टिवली इसमें काम करते हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस ये इस वक्त एक बहुत बड़ा एक एरिया है कि बहुत सारे इवन इंस्टीट्यूशंस को अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है कि ये किस तरीके से प्रोडक्ट काम करती है, इसमें रिस्क क्या है। तो वो आप किसी भी मार्केट में देख लें तो एक थोड़ा सा टाइम उसको लगता है प्रोडक्ट को थ्रू होने में, समझने में। तो ये एक रीज़न है। जैसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस को नहीं पता कि ब्रोकर्स के अलावा भी, ट्रक होल्डर्स के अलावा भी इंस्टीट्यूशंस ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। तो वो जब यानी इंश्योरेंस कंपनी है फॉर एग्जांपल, जिनका मार्केट गिर भी रही होती है तो दे आर द बायर्स, तो ये इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनीज खुद से ऑथोराइज पार्टिसिपेंट बन सकती हैं और इवन इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये एक लर्निंग कर्व है जो हमारी मार्केट में अभी बिल्कुल शुरू में है। तो इसके अलावा जो आंसर करना चाहे पैनलिस्ट में से इनके क्वेश्चन को कि क्या म्यूचुअल फंड्स अपने ही ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। ओवर। इसमें मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनको अलाउ है इन्वेस्ट करने के लिए अपने ही ETF के अंदर। और आपने इन्होंने एक क्वेश्चन जो किया है कि अभी तक क्यों लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं और यानी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं किया, ये बाकी इनकी बात करें तो एक चीज देखें, जो हमने बात किया कि ये ETF के बारे में हसन साहब ने कहा है, पहली बात कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है हमने हमारे मुल्क के अंदर, तो वो एक अवेयरनेस का इश्यू तो अपनी जगह पे है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये पैसिवली मैनेज्ड है। अगर जैसे हमारे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उस तरह से अभी वो जाहिर है उस तरह का रिस्पॉन्स हमें देखने में नहीं आया, ऑल द वो फंड जो पहले भी लॉन्च हुए थे जिनको फ्यू मंथ्स हो चुके हैं, अभी तक उसके अंदर इतना ज्यादा हमने नहीं देखी एक्टिविटी। उसकी रीजन यही है कि ये ज़ाहिर पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं और जो हमारे म्यूचुअल फंड नॉर्मल्स होते हैं, स्टॉक फंड या बैलेंस फंड होते हैं, वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। तो एक रीजन ये भी होती है कि स्मार्ट मनी की उन्होंने बात की, तो स्मार्ट मनी जो है वो एक्टिव फंड के अंदर ज्यादा आती है जहाँ पे अल्फा जनरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये एक पॉइंट है जो मैं इसको ऐड करना चाह रहा था। दूसरा अगर हसन मैं इसमें ऐड कर दूं, बिकॉज हमने जब लॉन्च किया इसको मार्च के अंदर, तो वो जाहिर है कोविड सिचुएशन एंड एवरीथिंग, जो ओवर टाइम हमने देखा है, बिकॉज हम जिन क्लाइंट से मिलते हैं उनको जाहिर है ETF भी फॉर द लास्ट 6 मंथ्स अब बता रहे होते हैं, तो वी हैव सीन पीपल आस्किंग क्वेश्चंस। तो क्लाइंट से अब जब बात करते हैं तो ETF इज वन ऑफ द डिस्कशन टॉपिक्स। जाहिर है अंडरस्टैंडिंग मार्च में जब ये लॉन्च हुए तो वो इतनी बेहतर नहीं थी, और ओवर टाइम जाहिर है हमने, और प्लस जो ऑपरेशनली ये टेस्ट हो गया ना इन द लास्ट 6 मंथ्स, हमें वी वर नॉट श्योर कि पहला हम जब ETF करेंगे तो कितना स्मूथ होगा, उसकी INAV, उसकी सेटलमेंट्स, वो सारा। तो अब हम देखते हैं कि फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स अब इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं। इज राइट, अभी वॉल्यूम्स नहीं है। इंडिया इज अ क्लासिक एग्जांपल के इंडिया में कई सालों पहले जब लॉन्च हुए तो जो इंडियन लिस्टेड ETFs होते थे उसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता था, और जो ऑफशोर इंडियन ETFs होते थे वो काफी पॉपुलर होते थे। बट देन वंस वो लोकल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुई, लोग अवेयर होना शुरू हुए, तो अब वहाँ देखते हैं एक ट्रेंड के वहाँ पे एक बड़ा सीरियस इनफ्लो इन इंडियन म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन इंडिया है वो है। इस तरह और मार्केट्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवर टाइम इस तरह के सेशंस हम जब कलेक्टिवली कर रहे होंगे, अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे होंगे, तो ये इंटरेस्ट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक मैं अगर इजाजत दें तो एक अगेन बात एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आ जाती है, तो मैं आपको थोड़ा 10-12 साल पीछे ले जाऊंगा और पेंशन, वॉलंटरी पेंशन स्कीम की बात करूंगा कि जब वॉलंटरी पेंशन स्कीम हमने लॉन्च की थी, मीज़ान ने और बाकी 3-4 और AMCs ने, वॉलंटरी पेंशन फंड मैनेजर्स ने लॉन्च की थी, तो हमने अपने ज़ाहिर बोर्ड से अप्रूवल ली और बोर्ड को एक्सप्लेन किया कि ये प्रोडक्ट है,
इसका बहुत बड़ा टैक्स का बेनिफिट है। जो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उसकी टैक्सेबल इनकम का 20% के ऊपर टैक्स रेट मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के वक्त। फिर वो 15, 20, 25 साल तक जितनी इन्वेस्टमेंट उसकी रही उसके ना कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ना कोई डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। डिविडेंड वो देता नहीं है लेकिन डिविडेंड ज़रूर रिसीव करता है क्योंकि शेयर उसको मिलते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। और जब वो पैसे अपना रिटायरमेंट के पास ले जाएगा तो उसके वो 50% ले जाएगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। और बाकी 50% जो रह गया वो भी अगर 10 साल में ले गया तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बहुत चलेगी और बहुत तेज़ी से दौड़ेगी। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा बोर्ड मुझसे पूछता रहा कि भाई 2 साल हो गए, आपने तो बड़े वादे कहते हैं कि बड़ी अच्छी प्रोडक्ट चलेगी, चली नहीं इतनी, क्या हमने सही कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है या इसको हमें क्या करना चाहिए? तो वही एग्जांपल मैं इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आज जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पेंशन फंड की मार्केट है वो तकरीबन 22-23 अरब की मार्केट है और ये इंडिविजुअल्स का ही सारा पैसा होता है और ये आपको पता है कि बड़ा लॉन्ग टर्म पैसा होता है। आपको रिटायरमेंट तक इसको एडवांटेज टैक्स का लेने के लिए रिटायरमेंट तक रखना पड़ता है। तो शुरू के पहले 2-3 साल थे ना, उसमें पेंशन फंड में भी बहुत पैसा नहीं आया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री में 22-23 अरब आ गया है। मीज़ान का जो पेंशन फंड है वो तकरीबन 10 अरब के करीब पहुंच रहा है। तो हर प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबिलिटी उसकी आते आते, जो आपने इंस्टीट्यूशन वाला सवाल किया, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इंडिविजुअल वाली प्रोडक्ट की, उसमें भी 22-23 अरब रुपए इस वक्त मौजूद है। तो इंशाल्लाह इंस्टीट्यूशन भी आएंगे। इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर है हमेशा रिस्क कवर्स होते हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपने प्रोडक्ट को समझने में, अब उसको अंडरस्टैंड करने में और फिर उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखने में, उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी मेरे ख्याल में इस वक्त जो आप ब्रोकर हजरात के हवाले से जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो इंडिविजुअल्स के लिए है कि इंडिविजुअल्स को हम मार्केट कर सकते हैं। और जैसे इसमें एडिशनल कमीशन और मार्केट मेकिंग फीस है, जो PSX ने बेनिफिट दिए हुए हैं लागत के ऊपर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सब इसीलिए दिए जाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में शुरू में कि इसकी अवेयरनेस कम होती है तो कम लोग इसमें आते हैं। तो इंशाल्लाह ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम आई एम क्वाइट पॉजिटिव के काफ़ी इन्वेस्टर्स में आ जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मैं और जो ऐड करना चाह रहा था वो ये कि जब आज से 6 महीना पहले तकरीबन मार्च में हमने लॉन्च किया था, तो इसमें बहुत सारे वेरी फ्रैंकली क्वेश्चन मार्क्स है। ऑपरेशनली कैसे चलेगा, जैसे ज़ीशान ने भी कहा कि सेटलमेंट स्मूथ होगी या नहीं, आईनैव सही निकलेगी। देयर वर अ प्लेथोरा ऑफ इश्यूज दैट वी हैड टू टैकल एट दैट टाइम। प्लस देखें, एक बैक टेस्टिंग एक अलग चीज़ होती है, एक अच्छा क्राइटेरिया बनाना एक और चीज़ होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है। यानी आज 6 महीने के बाद हम शायद आपको अपनी जो प्रोडक्ट है या जो क्राइटेरिया हमने एक कॉन्सेप्ट सोच के उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाई है, उसके नंबर्स भी आपको दिखा सकते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो इन नंबर्स भी उसी तरह काम करे जैसे हम आपसे उस वक्त कह रहे थे कि काम करेगा। तो जैसे जैसे वो नंबर्स और परफॉर्मेंस में चीज़ एक्चुअल नंबर्स में शो होना शुरू हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी, सबके लिए ये इवेंचुअली एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन जाएगा गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। Kenny, thank you very much. We are quite past our time. तो तमाम सामीन के शुक्रगुजार हैं और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, you can contact any of the AMCs, you can contact Pakistan Stock Exchange and we will ensure कि आपके तमाम concerns, questions जो हैं उसको हम properly address करें और timely address करें। Once again, ज़ीशान साहब, वसीम साहब, शोएब साहब और सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह हम और भी करेंगे और ताकि ये जो पैगाम है ये यानी हर जगह ये पहुंचे बात और कोई भी कंसर्न अनआंसर्ड ना रह जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू।